तो ढेर सारा एक्शन है, ना ही सिर्फ बाजारों में बल्कि खेल के मैदान में भी, और उस पर हमारी नज़र है। पर जी हाँ, अगर बाजारों की बात करें तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट फिर से हमें ग्लोबल मार्केट से आती हुई दिखी है, क्योंकि कल एक शानदार तेजी के बाद ऐसा लग रहा था कि ग्लोबल मार्केट्स भी ओवरनाइट थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, पर जाते जाते डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली। आज सुबह एशियाई बाजार भी कमजोर हैं, पर ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये समझेंगे अगले 2.5 घंटे में। और आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज है आरबीआई की पॉलिसी। 10 बजे पॉलिसी आएगी, उसके बाद जो है पूरा विश्लेषण हमारे मेहमानों के साथ हम आपके लिए करेंगे, और क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति वो भी समझेंगे। तो बने रहिए, आज ना ही सिर्फ 2.5 घंटे, आने वाले 3 घंटे हम आपके साथ रहेंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुछ आपको करना है। पर चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आपके सामने रख देते हैं कि कौन से हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे है बाजार की नज़र। तो सबसे पहले ग्लोबल बाजारों की बात करें तो जी हाँ, वहाँ से थोड़ी सी गिरावट हमें ज़रूर देखने को मिली है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हावी होती हुई दिखी है। आज आरबीआई की मंथली पॉलिसी है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, और मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम देखें तो कोई भी बदलाव के संकेत नहीं है। कमेंट्री पर खास तौर से नज़र रहेगी। इसके अलावा यूनिकॉमर्स का जो आईपीओ है, वो आईपीओ जो है थोड़ा सा जो इशू है उस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी, और साथ ही नतीजों के दम पे आयशा मोटर्स, इस पर भी आप फोकस करिए। आयशा मोटर्स के जो नतीजे हैं उस पे आज नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिखेगा। तो 4 बड़े ट्रिगर्स हैं जहां पे रहेगी बाजार की नज़र। पर आइए सबसे पहले शो की शुरुआत में ही समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और अभिषेक, गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे कि ओवरनाइट क्या कुछ हुआ, और साथ ही कमोडिटी मार्केट से जुड़ा क्या कुछ अपडेट है। सिस्टर गुड मॉर्निंग। देखिए, कल का सत्र ऐसा था कि ऐसा लगा कि शायद चीज़ें ठीक होने की तरफ बढ़ेंगी, और जब शाम को अमेरिकी बाजार खुले थे तो हम उनको देख भी रहे थे, वहाँ से संकेत ठीक ठाक थे। ये तो मैंने सुबह जाके चेक किया कि नहीं, वहाँ पर स्थिति इतनी खराब हो गई। ऊपरी स्तरों से 700 अंक नीचे डाउ आ गया, 234 अंक नीचे बंद हुआ है। अगर हम एशिया की बात करें इस वक्त, तो आप देखेंगे कि चौतरफा ग्लोबल बाजारों में गिरावट आपको दिखेगी। कोरिया का बाजार 1% से ज़्यादा नीचे है। जापान के बाजार में भी कमजोरी है कल की रिवर्सल के बाद। गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि करीब करीब 200 अंक नीचे है, 24,200 के आसपास फिर से है। तो हमने परसों के सत्र में 24,400 के आसपास के स्तर देखे, और आज देखिए संकेत आ रहे हैं कि 24,000 के आसपास फिर से आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो साफ दिख रही है। और कल अगर हम अमेरिकी बाजारों की अगर हम बात करें तो S&P 500 और नेस्डेक जो कि टैक्स हैवी इंडेक्स है, वहां पर भी हमने गिरावट देखी है। तो फिर से थोड़ी सी टेंशन की बात है, ये जरूर है कि आखिर ये टिक क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कहने की अमेरिका में जो मंदी को लेकर जो बातें चल रही थी, हमने ग्लोबल एक्सपर्ट से बातचीत की। हमारे साथ मनप्रीत गिल जुड़े थे, इसके अलावा अनुराग सिंह जुड़े। हमने इसी मुद्दे पर बातचीत की, और उनका ये कहना था कि नहीं, ये जो बातें हो रही कि मंदी आ रही है, ऐसी कोई स्थिति फिलहाल दिख नहीं रही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बाजार नहीं दिखा पा रहे हैं। ये जरूर एक चिंता की बात है। तो देखना होगा कि आगे क्या चाल रहती है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सुपर माइक्रो कंप्यूटर का शेयर 20% टूट गया, एनवीडिया में 5% के आसपास गिरावट आई है, टेस्ला, मेटा, ये भी 2 से 4% के आसपास ये शेयर टूट गए। तो ये इनका नेस्डेक में कंपोजिशन थोड़ा सा जो है उसमें इनका वेटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रभाव इसका ज़्यादा है। बाकी अगर हम संकेतों की बात करें तो बॉन्ड यील्ड जो है यूएस की वो करीब करीब 3.9% के आसपास है। डॉलर इंडेक्स की बात करें 103 के आसपास है, तो डॉलर थोड़ा सा मजबूत बना हुआ है। सोना दायरे में है, कॉमिक्स पर जो भाव है 2425 के आसपास है। क्रूड में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि रिबाउंड ज़रूर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि अमेरिका के जो क्रूड के भंडार की जो आंकड़े थे वो थोड़े से बढ़ के आए थे, इसके चलते क्रूड पर थोड़ा दबाव आया था। $76 के आसपास क्रूड पहुंच गया था, वहां से थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन हमें कोई ज़्यादा चिंता की बात है नहीं। मतलब उसको देखने में $78 के आसपास ये अपनी एक रेंज में ही कारोबार कच्चा तेल करता हुआ दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन ज़रूर है, लेकिन मतलब पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें, मतलब बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ हमने एस्केलेशन वहां से आते हुए नहीं देखा है। तो मान के चल रहे हैं कि शायद चीजें वहां पर धीरे धीरे सेटल हो रही हैं, और वहां से पॉजिटिव संकेत जरूर बाजार के लिए आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक लाइन में अगर कहें तो दुनिया भर के बाजारों में कॉन्फिडेंस की कमी है, भरोसे की कमी है, और आज भी
ये सारे के सारे इंडाइसेस में हमें दिख रहा है। भारतीय बाजारों में आज ये ग्लोबल ट्रिगर तो होंगे, लेकिन अपना ट्रिगर ये है कि आरबीआई की पॉलिसी, जैसा कि आप भी बता रही थी, उसमें नजर होगी। हालांकि दरों में कटौती को लेकर कोई उम्मीद नहीं है, कोई अनुमान नहीं है, लेकिन क्या स्टांस चेंज करेगा आरबीआई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें तो ग्लोबल बाजारों में बहुत कुछ हुआ है। चलिए अब यहां से ये समझ लेते हैं कि एफआईएस के और डीआईएस के आंकड़े क्या कह रहे हैं, और आपको आज 2 हिस्सों में अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। एक तो आरबीआई की पॉलिसी के पहले, आरबीआई की कमेंट्री 10 बजे शुरू होगी, उसके पहले अलग रणनीति होगी, और जब कमेंट्री खत्म हो जाएगी उसके बाद की रणनीति अलग होगी। ये सब कुछ समझते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एफआईएस की जरा पहले बात कर लेते हैं। बताइए किस तरह के आंकड़े आप देख रहे हैं एफआईएस से, और ऑप्शंस की डेटा क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी आपने एक पॉइंट उठाया कि भी 10 बजे से पहले वाली रणनीति अलग होगी और 10 बजे के बाद की रणनीति अलग होगी। मैं इसमें एग्री थोड़ा नहीं करता हूँ। मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर वो ग्लोबल मार्केट्स की है। डोमेस्टिक मार्केट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसमें आरबीआई का लेना देना है, ना ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का लेना देना है, ना ही किसी और चीज़ का लेना देना है। हाँ, फ़र्क सिर्फ पॉलिसी का इतना, आप खुद बता रहे हैं पोल के ज़रिए कि किसी तरह का कोई बदलाव भी नहीं आएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो मेरे लिए ये पॉलिसी सिर्फ एक छोटा सा रिएक्शन लेके आएगी। मैं इस पॉलिसी के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ रीड करने नहीं जा रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस जब तक आरबीआई गवर्नर खुद बहुत बड़ी चीज़ ना बोल दे। वो ऐसा ना बोल दे कि नहीं देखो जो बैंक ऑफ जापान सोच रहा है वैसा ही हम सोच रहे हैं, वैसे जैसे फेड बोल रहा है वैसे उससे ज़्यादा गंभीर तो हम हैं, ऐसा ना हम बोल दे। तो जो उनको बोलना है वो एज इट इज़ ही बोले। और जो हमने मार्केट की कैलकुलेशंस डाली हुई है कि वो ऐसा बोलेंगे 6.5 पे रेपो रेट को बरकरार रखेंगे, थोड़ा क्रूड के ऊपर थोड़ा बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑलरेडी कम है तो उसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं होगी। हाँ, वो ग्लोबल को लेकर क्या बोलते हैं उसको लेकर सिर्फ पॉइंट होगा। तो मेरे लिए वो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, और ना ही मेरे को लगता है कि मार्केट के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा भी वेटेज होगी। हाँ, एक इवेंट है, इवेंट से पहले ज़रूर सतर्क होना चाहिए, मैं इसके साथ हूँ, और इवेंट के बाद भी सतर्क होना चाहिए, मैं इसके साथ भी हूँ। लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट में बहुत ज़ोर से आने जा रहा है, ये मेरी कैलकुलेशन से थोड़ा परे वाला मामला है। अब आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि जो आपने बोला कि एफआईज की होल्डिंग वगैरह किस तरह से की वो कैसे चल रही है। देखिए, एफआईज की जो होल्डिंग है वो इस समय करीब करीब हो चुकी है 56% के आसपास। 56% ये आप घट के आए हैं, या आप घट के आए हैं 56%। आपको पता है जब आपने पहली बार ऑल टाइम हाई लगाया था तब आप 80% पे थे। जब आपने रीसेंट ऑल टाइम हाई 25,000 वाला लगाया तब आप 68% पे थे, तो अभी आप 55% पे हो। तो यानी कि बाज़ार अगर नीचे आ रहा है तो उसमें एफआईज भी जा रहा है, ये भले धीरे धीरे करके जा रहा हो। और अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने आपको 65-66 पे ये बात नोटिस कराई थी कि 20% का स्विंग है, ये ऊपर भी जा सकता है 85 तक और ये वापस आ सकता है 45 तक। तो ऑलरेडी हम 55 तक तो आ ही चुके हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस समय देखने वाली बात है। दूसरा पॉइंट, रिटेल के पास माल जमा हो गया है, और मैंने पहले भी आपको कई बार नोटिस करा। देखिए, मैं रिटेल के खिलाफ नहीं हूँ। कोई आदमी काट के बोले देखिए रिटेल की तो बुराई कर रहा है, कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं तो फैक्चुअल डाटा बना रहा हूँ। अगर आपको नहीं सुनना तो भले ठीक है, भले बंद कर दो आप टीवी। लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि रिटेल के पास अगर होल्डिंग बढ़ जाएगी तो मार्केट का रेजिस्टेंसेस पक्के हो जाएंगे, क्योंकि रिटेल ब्रेकआउट नहीं करवा सकता, हमेशा इंस्टीट्यूशनल ही ब्रेकआउट कराएगा। ड्रैग हमेशा मार्केट में बड़ा पैसा ही लाएगा, छोटा पैसा नहीं ला सकता। छोटा पैसा हमेशा फॉलो करता है ट्रेंड को, मजबूती को, इन सब चीज़ों को। और काफ़ी हद तक लिक्विडिटी बनाए में छोटे पैसे की ज़रूरत होती है। बड़े पैसे से आप बड़ी चीज़ें करते हो मार्केट के अंदर, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी बड़े पैसे से आएगी। तो फिलहाल बड़ा पैसा शांत होकर बैठ गया है। ये एफआईज का बड़ा पैसा भी शांत है, और डीआईज का तो खैर बड़ा पैसा है ही शांत। मेरे को तो बड़ी हैरानी हो रही है, और एक्चुअली में मेरे को हैरानी हो रही है बहुत ज़्यादा कि भाई डीआईज का पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ क्यों नहीं रहा। क्या इस जगह पर भी आके डीआईज को लगता है कि थोड़ी वैल्यूएशन की दिक्कत है? तो अगर ये है, और अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, और अगर ऐसा डिप्लॉयमेंट लॉन्ग पे नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में हमें भी सोचने की बात है कि अगर मान लो यहाँ से 10% और एफआईज चले गए तो क्या आप 1000 पॉइंट और नीचे जा रहे हो? क्योंकि आप 65 से जब आप 55 पे आए हो तो आपने 1000 पॉइंट खो दिए। तो अगले 10% अगर एफआईज ने और खोने हैं तो क्या आप 1000 पॉइंट और नीचे जा रहे हो? और अगर आप जा रहे हो तो आप फिर 23,300 की तैयारी कर रहे हो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं तो सिर्फ पुराने डाटा का सिर्फ एक कैलकुलेशंस आपके सामने डाल रहा हूँ। सिर्फ 10% की वही भी डाल रहा हूँ, कोई लंबा चौड़ा नहीं गेम बता रहा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एफआईज, डीआईज और इनकी होल्डिंग को रेगुलरली वॉच करो। जितना जितना रिटेल बढ़ता जाएगा सिस्टम में, आप नया पैसा डालना मत। जब तक एफआईज की होल्डिंग वापस से थोड़े पुल बैक या पुश बैक नहीं दिखाती है तब तक सिस्टम में आना नहीं, थोड़ा होल्ड करो। बाज़ार को सेटल होने के लिए समय चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट है,
कल अभिषेक जी बता रहे थे कि कल रात को जब वो बाजार देख के गए तो सब कुछ ठीक था, जब सुबह उठे तो सब कुछ खराब दिखा। ये कल भी होगा, ये परसों भी हो सकता है। आपका 45 और 50% का विक्स ऐसे थोड़ी बढ़ गया। आपको 17 साल में क्या ऐसे देश में घटनाएं नहीं हुई थी? 1000 घटनाएं हुई होंगी, लेकिन फिर भी कल विक्स को बढ़ना पड़ा। तो कुछ ना कुछ हुआ है मार्केट में जो हमारे न्यूज़ रूम तक नहीं आ रहा, जो बहुत सारे डीलिंग रूम में तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन हो रहा है उस सिस्टम में। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने परसों भी ये बात बोली थी, इग्नोर मत करो। और मैंने आपको 2 लेवल्स भी बताए थे, 200 और 400, जिसके बारे में भी आगे आपके से चर्चा करता हूँ। वो 200 और 400 की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपके लिए एफआईएस की और ग्लोबल जो मूड है उसका कॉम्बो, वो आपको किस तरह से समझ के चलना है और इस पर कैसे नजर रखनी है, उसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी मिल गई है और आइडिया भी दे दिया डिम्पी ने। डिम्पी, अगर हम निफ्टी की बात करें, कल का सत्र, हालांकि आप भी बार बार हाईलाइट कर रहे थे, बाकी लोग भी नोटिस कर रहे थे कि पार्टिसिपेशन बड़ा अच्छा था, चाहे वो बैंकिंग का हो, आईटी का हो, कैपिटल गुड्स का हो, मेटल का हो, सारे के सारे सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे थे और 300 अंकों के जो गेंस थे बाजार ने कल दिखाए हैं। और कहीं भी मतलब कोई ऐसा मेजर क्रैक, ऐसा डिलिटी वाला माहौल नहीं था कल के सत्र में। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, 161 अंक नीचे फिलहाल गिफ्ट निफ्टी है। क्या रणनीति अपनानी चाहिए बाजार में आज के सत्र में जो लॉन्ग वाले ट्रेडर हैं? और क्या, एक और सवाल मैं जोड़ता हूं, क्या यह बेहतर होगा हाल फिलहाल के माहौल को देखकर कि छोटे छोटे भी प्रॉफिट आप बुक करते रहें, उसको एंजॉय करते रहें? मैं दूसरे क्वेश्चन का जवाब 1 मिनट में देता हूं आपको, लेकिन उससे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मार्केट के अंदर कल क्या हो रहा था और उसका क्या इम्पैक्ट आया। देखिए, कल बाजार के अंदर मैंने जब क्लोजिंग भी की थी तब कम से कम आपको 9 पॉइंट बताए थे, जिसमें से अच्छे और बुरे सारे पॉइंट्स नोटिस करवाए थे। उसमें से मैंने एक अच्छा पॉइंट ये भी बताया था कि बाजार के अंदर कल चौतरफा खरीदारी का मतलब ये था कि बड़े प्लेयर, जो वेटेज वाले प्लेयर है ना, वो पार्टिसिपेट करे थे। और एडवांस डिक्लाइन आप कल के चेक कर लो, 165 शेयरों का बोलबाला था लॉन्ग साइड पे। लेकिन इस 165 शेयरों के अंदर, इन 5 बड़े शेयरों के अंदर खरीदारी में एक चीज़ और छुपी हुई थी, वो थी, इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो कल जब निफ्टी के अंदर बाइंग थी तो करीब करीब 13, मैं बोलूँ 5% का ओआई घटा है इसके अंदर, 5% का। बाजार को अपने 5% शॉर्ट दे के 300 पॉइंट लेके आने पड़े। आप सौदा समझिएगा कैसे हुआ है। 5% मंदी के सौदे कटवाने पड़े तो आपके पास 300 पॉइंट का गेन आया। और अभी आप 5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे आ चुके हो। जब बाजार ने पहली बार गिरना शुरू किया था तो करीब 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच गया था ओपन पे। तो अभी ओपन पे कॉन्ट्रैक्ट 1.5 लाख कम हो चुके हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। यानी कि लोग डरे, कटे, स्टॉप लॉस बराबर जो भी हुआ सो हुआ। अभी की बात यह है कि शॉर्ट कवरिंग के दम पर आप बहुत बड़ी पोजीशन ना बनाइएगा। मैंने कल आपको 2 लेवल्स बताए थे, पहले मैं उन दोनों लेवल्स को फिर से क्लियर कर देता हूँ। मैंने ये बात नोट भी करवाई थी कि मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और रिकॉर्ड कर लीजिए इसको। 24,200 पे आपकी गिरावट रुकेगी, 24,400 पे आपकी शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल 24,400 500 की क्लोजिंग के बाद आना चाहिए, उससे पहले कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आना चाहिए। उससे पहले तो सिर्फ हीलिंग का प्रोसेस है, या आप ठीक हो रहे हो आप बीमारी से, बस इतना ही प्रॉब्लम, इतनी ही चीज़ है। दूसरा पॉइंट, आपको मैंने कल भी कहा था कि नई पोजीशंस मत लेना, अभी नए पोजीशंस लेने का समय नहीं है। आपके पास जो है उसी को होल्ड करके रखो। मान लीजिए कल आपने होल्ड करा तो 300 पॉइंट जुड़ गए, मान लो आज फिर से 150 पॉइंट नीचे आ जाएंगे, फिर कल से 300 पॉइंट ऊपर हो जाएगा, तो इसी को होल्ड करो ना। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी मैंने इसी में दे दिया। अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही स्मार्ट हो और आपको 150 पॉइंट मार्केट में से निकालने आते हैं तो फिर आप आ जाओ। अगर आपको लगता है नहीं सर हमारे पास तो 10 धंधे, हमको ऑफिस जाना है, हमको घर के काम करने, हमारे 100 बिजनेसेस और हैं, हम तो मार्केट के अंदर इसलिए आते हैं कि ठीक है मनी की डिप्लॉयमेंट कर लें, तो फिर ये मार्केट आपके अभी नहीं है, कम से कम इंडाइसिस तो नहीं है आपके लिए। तो आप फिर शेयर का सिलेक्शंस करो या इसमें थेमेटिक पकड़ो, थीम पकड़ो। तो मैं फिर से लेवल्स क्लियर कर देता हूँ। 24,000 एक सपोर्ट है, 23,800 एक सपोर्ट है। लोग कोशिश करना चाहे, जिनको छोटे मोटे अटैम्प्ट ले 24,000 के आसपास आके अटैम्प्ट लें, 24,200 का टारगेट लगा लें। बोले सर अगर 200 से ही नीचे नहीं आया फिर क्या करें? तो फिर आप 24,200 का ले लो, फिर 24,000 का स्टॉप लॉस लगा लो, फिर आप 24,400 का टारगेट लगा लो। जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि 100-200 पॉइंट कमा सकते हैं, फिर ऐसे कमाए जाएंगे वो कि 100 पॉइंट नीचे का आपको सारे स्टॉप लॉसेज ये सब क्लियर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप ट्रेड करोगे, चलो आप दूसरों का हटा दो, आप खुद ट्रेड करोगे, तो मैं नहीं करूँगा। मैं फिर से वेट करूंगा 24,000 के। अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं प्लस करूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा। मेरे को अपने लेवल के साथ टिकना आता है। मेरे को अब मैं चेज नहीं करूंगा किसी भी लेवल को कि मेरे को भागना है उस लेवल के पीछे, भागते भागते मैं गिर ना जाऊं। और एक और पॉइंट, अगला क्वेश्चन आप पूछने जाओ उससे पहले मैं जवाब देता हूं, शॉर्ट नहीं करना है। निफ्टी को और बैंक निफ्टी दोनों को शॉर्ट नहीं करना है।
ठीक है, शॉर्ट नहीं करना है। निफ्टी बैंक पर आ जाते हैं। निफ्टी बैंक में कल 370 अंकों की तेजी, 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग, और जिस पार्टिसिपेशन की हम बातचीत कर रहे हैं, अच्छा बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि विद इन निफ्टी बैंक हमने डाइवर्जन कुछ खास नहीं देखा। आप देखिए एचडीएफसी बैंक जितना उतना ही चला है, एसबीआई का शेयर भी करीब करीब 1.25% के आसपास की तेजी दोनों के दोनों शेयरों में रही है। 10 शेयर कल चलते हुए दिखाई दिए। तो डिम्पी, निफ्टी बैंक क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था निफ्टी के मुकाबले, क्या अब थोड़ी कैचअप की कोशिश होगी? हालांकि आज का दिन बड़ा क्रूशियल है क्योंकि इवेंट सामने खड़ा है क्रेडिट पॉलिसी का। ये इवेंट की ही वजह से मेरे को आज बैंक निफ्टी पे थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा, और मैंने कल भी आपके सामने ये बात रखी थी कि अगर आपको कोई भी छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने हैं तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा करना। मैं वजह आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी को ना ऑलरेडी पनिशमेंट मिली हुई है और बहुत हद तक डिस्काउंटिंग हुई हुई है, बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंटिंग हुई हुई है। और अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ना 4-5 शेयरों का ही पार्टिसिपेशन से बाजार ठीक हो जाता है, हील हो जाता है। कल आप देखो फिर से 1600 का लेवल बचा ना एचडीएफसी का, उसके ऊपर आ गया और उसके ऊपर भी चला भी। और एक और चीज़, कल हालांकि बाजार भी चल रहे थे लेकिन एथिकली डाइवर्जेंस जो है, यानी कि जो दोनों में फ़र्क है वो जस का तस है, वो फ़र्क भरा नहीं है। ये कैसे है भाई? 300 पॉइंट तो निफ्टी चला, 307-8 पॉइंट बैंक निफ्टी चला, तो एथिकली तो इसको 900 पॉइंट चलना चाहिए था रेशियो के हिसाब से। 1:3 रेशियो होती है निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो 900 पॉइंट तो बैंक निफ्टी नहीं चला। तो ये बैंक निफ्टी का बकाया है जो उसको चलना है। ये कब चलेगा, ये और टूट के चलेगा पता नहीं, बट ये चलेगा ऐसे ही, क्योंकि आप बहुत दिनों तक दोनों भाइयों को अलग अलग कमरों में नहीं बिठा सकते, एक जगह पर वो ज़रूर आएंगे और एक बार लीडरशिप बैंक निफ्टी भी ज़रूर लेगा। और हमेशा से हमने पिछले 8 महीनों का मेरा खुद का निजी बैक टेस्टेड है कि बैंक निफ्टी हमेशा पीछे रहता है। इस 8 महीने में कभी भी बैंक निफ्टी ने लीडरशिप नहीं दिखाई, निफ्टी की लीडरशिप हमेशा काम की गई है। तो अभी भी वो ट्रेंड चल रहा है, तो निफ्टी पे आप चेक करो कि ट्रेंड क्या बन रहा है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, क्योंकि बैंक निफ्टी ट्रेडेबल है और बढ़िया आपको ट्रेड देके जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं लेवल से क्लियर कर देता हूँ, 49,700-800 पैनिक लो बना हुआ है। जब तक ये नहीं टूटेगा बैंक निफ्टी और नीचे नहीं जाएगा। आप एक छोटा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ऊपर आते समय 50,800 तक का ही पुल बैक है, यानी कि अगर आप ठीक हो रहे हैं, आपको बुखार उतर रहा है, आपको पता कैसे लगेगा मेरा बुखार उतर रहा है, तो 50,800 तक तो आपका बुखार उतरेगा। उसके बाद एक्चुअली में आप हेल्दी हो जाएंगे, अपने ऑफिस जो आपको काम करने तब आप काम कीजिएगा। आप ऐसे एक पेशेंट की तरह मान के चलिए, ठीक। तो फिलहाल 50,800, 49,800 ये 1000 पॉइंट की रेंज है। जब तक ग्लोबल मार्केट्स में चीज़ें थोड़ी थोड़ी सेटल नहीं हो जाती तब तक ऐसे रहिएगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मेरे लिए आज पॉलिसी का इम्पैक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड नहीं होगा। अगर होगा भी तो इस रेंज को पार करवाने में, तोड़ने में या चलाने में उसकी ज़्यादा भूमिका नहीं रहेगी। फिर से ग्लोबल के अधीन है हम, और ग्लोबल के ही अधीन रहने चाहेंगे 2-4 दिन अभी, और देखते हैं क्या होता है। मेरे को लगता है पूरा हफ्ता ही आप इसी तरह से झूलते रहोगे। आप अगला हफ्ता ही आपके पास थोड़ा डायरेक्शन का आएगा, वो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट करना नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 5-6 शेयर एफ&ओ बैन में है, ये बता चुका हूँ। एफएस की होल्डिंग मैंने मोटा मोटी बता दी। किरण जानी आज के मेहमान है, जुड़ चुके हैं। आयुष मेहता, आयुष सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अवनी भट्ट भी आज हमको सुबह ही समय दे रही हैं। अवनी भट्ट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आयुष भाई आपसे शुरू करें, आपके इंडेक्स की जरा कैलकुलेशंस आप जरा बता दीजिए, फिर अपने शेयर्स भी बताइएगा, फिर हम थोड़ा कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। जी। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पिछले 3 दिन से एक रेंज में चल रहा है। जो हाई रेंज है ऊपर में 24,350 की है, और नीचे में जो सपोर्ट रेंज है वो तकरीबन 23,850 से 900 के आसपास की आती है। निफ्टी में जो एक मेजर सपोर्ट जोन है वो 23,900 का है, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि निफ्टी ने अपने एक इलेक्शन वाले डे के बाद से टेस्ट नहीं किया है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। कल के सेशन में निफ्टी में हमने एक साइडवेज मोमेंटम देखा, बट स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग देखी, लेकिन आज भी ग्लोबल मार्केट से हम थोड़ा सा वीक देख रहे हैं। तो मुझे लगता है 24,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी में। अगर वो ब्रेक करता है तो 24,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर मूव है। 3 दिन का डेटा ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही है, ऊपर 50,800 और नीचे में 49,000, तकरीबन 1000 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी प्ले कर रहा है। आज क्रेडिट की पॉलिसी भी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम मिल सकता है। बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट है नीचे में वो है 50,000 का राउंड लेवल, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन बन के रहेगा, और ऊपर में 50,800 के बाद ही निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कोई अच्छी हम इसमें बाइंग देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम स्टॉक्स की बात करें तो मेरे यहाँ से 2 स्टॉक्स है। एक मेरा कंडीशनल बाय कॉल होगा सन फार्मा पे। अगर सन फार्मा की हम यहाँ पे बात करें
तो इसलिए डेली चार्ट में फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है, कल के सेशन में अच्छा ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, प्लस हायर टॉप हायर बॉटम है। तो 1735 के ऊपर जैसे सन फार्मा आपका निकल के ट्रेड करना शुरू करेगा, आपको सन फार्मा को यहाँ से बाय करना है फॉर टारगेट ऑफ 1800। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1700 रुपए करेगा। एक मेरा शॉर्ट कॉल है टाइटन के फ्यूचर्स पे। टाइटन के फ्यूचर्स की बात करें तो कल के सेशन में ही टाइटन में एक ब्रेकडाउन दिया है अपने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज का, और क्लोजिंग उसके नीचे रखी है, प्लस एक आरएसआई का नेगेटिव क्रॉसओवर भी है। मुझे लगता है टाइटन के फ्यूचर को यहाँ से सेल किया जा सकता है पर 30 to 70। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3390 का रहेगा। फार्मा हो गया आपकी तरफ से बाय, टाइटन हो गया। अच्छा सर, टाइटन शॉर्ट है ना आपका? तो टाइटन सेल है ना आपका? यस सेल है, ठीक है। टाइटन आपने बेचने की रिकमेंडेशन दी है, इसमें लेवल चेक कर लेते हैं ना। 3270 था, वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, वो बाय की जगह सेल लिखा गया था, बिल्कुल ठीक कर दिया। 3390 का आपका एक स्टॉप लॉस भी लगेगा। तो सन फार्मा हो गया बाय। देखो सर के ना शेयर आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि क्या सोच रहे हैं सर। ये बात अच्छे से सोच रहे हैं आयुष भाई कि भाई मार्केट के अंदर थोड़े डिफेंसिव और एग्रेसिव शेयर्स को पकड़ लो। फार्मा में वो फ्लेवर है दोनों में, और सन फार्मा वन ऑफ द बेस्ट शेयर है इस तरह का, तो इसलिए उन्होंने सन फार्मा पकड़ा। जहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम का मामला है, जहाँ पे कंजम्पशन का मामला है, जहाँ पे थोड़ी सेंसिटिविटी का मामला है, जहाँ पे इकोनॉमिक थोड़ा ऊपर नीचे होने का मामला है, वहाँ पे एक वीक काउंटर का फ्लेवर टाइटन आपको दे देगा। तो मेरे को लगता है फंडामेंटली फ्लेवर्ड भी है अगर आप दोनों कॉल्स को चेक करोगे तो। अवनी भट्ट भी हमारे साथ है। अवनी जी नमस्ते, बताइए मैम आपके शेयर्स। मॉर्निंग डिम्पी जी, अभिषेक जी, सारे पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो आज मेरे भी दो शेयर्स ऐसे रहेंगे जो एक डिफेंसिव सेक्टर से है और एक थोड़ा सा अग्रेसिव सेक्टर से है। पहला रहेगा हेल्थ केयर स्पेस से मेट्रोपोलिस। सो मेट्रोपोलिस में हमने देखा है कि परसों एक इनसाइड डे पैटर्न बनाया था, कैंडल स्टिक पैटर्न। ये स्टॉक निकल चुका था एंड इसने एक आरएसआई पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी अच्छा हमें नजर आया है, 10% के करीबन लॉन्ग एडिशन हुआ है फ्यूचर्स में। सो मेट्रोपोलिस में यहाँ से हम 2100 के करीबन यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, और इसका 2200 और 2240 ये दो इसके लक्ष्य रहेंगे, और 2050 इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा मेरा शेयर रहेगा हेवेल्स। तो हेवेल्स में वीकली चार्ट्स पे एक पियर्सिंग बुलिश फॉर्मेशन नजर आ रहा है, और कल के क्षेत्र में 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर काफी दिनों के बाद में क्लोजिंग दी है। इसमें भी आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आ रहा है, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन हमें नजर आ रहा है 2% का फ्यूचर्स में। सो इसमें भी लॉन्ग एडिशन नजर आ रहा है, इसलिए हम इसमें हेवेल्स में खरीदारी करेंगे। करीबन 1824 से लेकर, कल बंद था 1824 का, 1820 तक का अगर डिप मिलता है तो वहां तक हम खरीदारी कर सकते हैं। 1900 का इसका टारगेट रहेगा और 1780 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है मैम, डन। आपके दोनों शेयर हमने नोटिस कर लिए। मेट्रोपोलिस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली में ना। कल डॉक्टर लाल पैथलैब के नंबर्स आए थे, उससे पहले इसमें भी लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी। दोनों का नेचर ऑलमोस्ट एक है, एक थोड़ा वेस्ट के आसपास का अच्छा डोमिनेंस रखती है और एक नॉर्थ की अच्छी डोमिनेंस लैब वाली कंपनी है। तो मेट्रोपोलिस वैसे भी ठीक लग रहा है इस जगह, और थोड़े डिफेंसिव कम एग्रेसिव का फॉलोअप है इसके अंदर भी। तो 2200 तक का टारगेट है, 2240 तक का टारगेट है, 2050 का स्टॉप है। दूसरा है हेवल्स। हेवल्स देखिए, या तो एक्सपायरी के फर्स्ट वीक में चलता है या तो अमूमन लास्ट वीक में चलता है। तो अब एक्सपायरी खत्म होने के बाद हमारा फर्स्ट सीरीज़ की शुरुआत भर है, तो शुरुआत में अगर हेवल्स चल जाए ना तो पूरा महीना अच्छा निकालता है। ये ऐसा बैक टेस्टेड फार्मूला है, अगर आप हेवल्स में कभी ट्राई करके देखो पीछे जाके तो आपको दिख जाएगा। 1900 तक का टारगेट है, 1780 का एक स्टॉप लॉस है। तो अवनी ने आपको दोनों शेयर्स दे दिए, दोनों बाय के हैं। अभी तक हम 4 शेयर नोटिस कर चुके हैं, टाइटन को छोड़ के 3 शेयर बाय और 1 सेल है। किरण सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, जरा बताइए आपके शेयर्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि मार्केट कंटिन्यू रहना चाहिए। तो अगर आप इंडेक्स स्पेसिफिक देखोगे तो कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर है। जुबिलेंट फूड डिस्कस किया था, जुबिलेंट फूड के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। हमने ट्यूसडे के दिन डिस्कस किया था। आप देखोगे तो 600 के ऊपर काफी कंफर्टेबली सस्टेन है। डेली चार्ट के ऊपर आप अगर देखोगे तो वहां पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है।
तो जब तक ये स्टॉक 600 के ऊपर है, हमें लग रहा है 630, 640 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो जुबिलेंट फूड हमारा पहला कॉल रहेगा, बाई करके जाएँगे, 630 तक के हमारा टारगेट रहेंगे, 590 एज़ अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो एबीएफआरएल है। जैसे हम फेस्टिवल सीजन की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं जो फैशंस के रिलेटेड स्टॉक्स है, वहाँ पे हम अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। तो एबीएफआरएल भी इस मार्केट के अंदर हमने देखा कि डेली चार्ट के ऊपर एक पॉजिटिव बुलिश हिडन डाइवर्जेंस दिखाया है। कहीं न कहीं कैंडलस्टिक्स के हिसाब से भी आप देखोगे तो कल की एक बुलिश रिवर्सल क्रॉसओवर हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। तो लग रहा है कि 315-320 के बीच में क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएँगे। 345 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, 305 एज़ अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, बट कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि एक अच्छा ट्रेडिंग या तो रिस्क बेट है। तो एबीएल और जुबिलेंट फूड ये दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। भी एफआरएल हो गया आपका, एक सर जुबिलेंट फूड हो गया। सर जुबिलेंट फूड इंटरेस्टिंग शेयर है, मैं तो कल भी इसके बारे में नोटिस कर था। हम भी लेना चाहते थे इस शेयर को। हम अपने जो दिखाते हैं ना ब्रेकआउट शेयर्स, उसमें कल हमने नेट को लिया था और यूनाइटेड स्पिरिट्स लिया था, हालांकि वो भी 4% चले कल, लेकिन जुबिलेंट भी मेरी लिस्ट में था। फिर बाद में किसी एक्सपर्ट्स ने दिया। मेरे को लगता है कि कल शायद अवनी भट्ट ने मेरे कार्यक्रम में भी दिया था। अवनी भट्ट, आपने कल दिया था ना 12 बजे के कार्यक्रम में जुबिलेंट फूड? जी बिल्कुल, एफएनओ जंक्शन में कल जुबिलेंट फूड सजेस्ट किया था। यस, देख लो सर। तो आपका जुबिलेंट फूड सब जगह पर है किरण सर। तो जुबिलेंट फूड पे हम नोटिस करेंगे आपके जो टारगेट है, हम उम्मीद करते हैं कि 630 तक आ जाना चाहिए। और एबीएफआरएल भी आप अच्छे से नोटिस करवाने की दोनों शेयर हैं। कुल मिला के 3 एक्सपर्ट्स के 5 लॉन्ग और 1 शॉर्ट है। टाइटन कुल मिला के शॉर्ट कॉल है। फटाफट से स्पीड से शेयर सारे दिखा दीजिए। अगर किसी से मिस हो गया तो वापस से नोट कर लेगा, नहीं तो यूट्यूब अवेलेबल होता ही है। फिर हम शरद को अपने साथ जोड़ लेंगे ताकि आपको खबरों वाले शेयर्स बता पाए। शरद जुड़ चुके हैं? ओके ठीक है। शरद गुड मॉर्निंग, जरा बताइए आपके स्टॉक्स इन न्यूज़ आज कौन से शेयर हैं खबर वाले? गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले बात करें तो ऑफ कोर्स अर्निंग्स में आधार हाउसिंग फाइनेंस हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, परफॉर्मेंस अच्छी दिए जा रही है। अब देखें नेट इंटरेस्ट इनकम और पैट दोनों में अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। गुजरात पीपावाव पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे भी जो नतीजे हैं अनुमान से बेहतर आए हैं। और ओवरऑल ये कंपनी को अगर आप देखेंगे तो मैरीटाइम पॉलिसी में जो चेंजेस आ रही है और इनकी जो एक्सक्लूसिव जो आप कह सकते हैं सर्टिफिकेशंस हैं ग्लोबल ट्रेड के लिए, इसके कारण जो एक रीट्रिगर बनता है इस कंपनी में। वेल्सपन कॉर्प, यहाँ पे नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं, ऑर्डर इनफ्लोज में भी इम्प्रूवमेंट आया। जो इम्पॉर्टेंट जो मार्जिन्स है इन कंपनीज़, कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज़ को जो मार्जिन्स भी देखी जाती है, तो यहाँ पे 450 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है। जीसीपीएल की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। मिड टीन्स का जो FY25 का ग्रोथ है उसको उन्होंने मेनटेन रखा है गाइस। लेकिन असली मज़ा है कि जो पेट बिजनेस है उसमें यहाँ पे उन्होंने एंट्री ले लिया है। 500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं और ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस होता है, स्पेशली जब शहर वाले जो लोग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती है, तो ये एक बहुत नैसेंट मार्केट है। तो पेट इंडस्ट्री जो है इसको ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। नोवेलिस की बात करें, हिंडाल्को की आम लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एबिडा मार्जिन गाइडेंस भी उनको जो है मेंटेन रखा है। वॉल्यूम्स सपाट आए हैं। बीएससी की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। लेकिन याद रखिए जो बेस क्वार्टर है, एडजस्टेड पैट जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, बेस क्वार्टर में सीडीएसएल में थोड़ी स्टेक की बिकवाली हुई थी, तो उसको हम एडजस्ट करके आपको दिखा रहे हैं। और जो मार्केट शेयर गेंस है कुछ डेरिवेटिव सेगमेंट्स में बीएससी ने अच्छा रिपोर्ट किया है अगर एनएससी से कंपेयर करें तो। अपोलो टायर्स की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और यहाँ पे भी मार्जिन्स में 250 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिग्रोथ आया है। रैडिको खैतान, नंबर्स तो स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे, डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन जो एनालिस्ट एस्टिमेट था इस बार ज़्यादा था, तो उसके कारण जो है ओवरऑल कमज़ोर नतीजे जो है देखने मिल रहे हैं। तो ये सारे जो स्टॉक्स है स्पेशली कैश मार्केट में जो आज रिएक्शन दे सकते हैं। नतीजों के दम पर आप इन स्टॉक्स में रिएक्शन देखेंगे, लेकिन शरद ये बताइए कि खबरों वाले शेयर कौन से हैं? स्टॉक्स न्यूज़ बताइए। जी बिल्कुल अभिषेक, छोटे छोटे खबरों वाले शेयर आज ज़्यादा हैं, सेक्टोरल कम हैं। एनटीपीसी की बात करें तो कमर्शियल ऑपरेशन वो अपने 150 मेगावाट की गुजरात सोलर प्रोजेक्ट की जो है स्टार्ट कर दिए हैं। मैरिको हाल ही में जो था न्यूज़ फ्लोज आ रहे थे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज, क्योंकि उनका 11% रेवेन्यू बांग्लादेश से आता है, तो उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की जो मार्केट है वहाँ के ऑपरेटिंग कंडीशन जो धीरे धीरे सुधार देखने मिल रहा है। और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है उन्होंने कहा कि वो जल्द रिज्यूम हो सकते हैं। और जो मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट अभी कह रहे हैं कि अभी भी जो है रिमेन इंटैक्ट है, यानी कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये एक पॉजिटिव कमेंट्री जो है मैरिको की तरफ से देखने मिली। और कल भी हमने देखा कि थोड़ी जो है बाइंग मैरिको में आ रही थी। आईआरबी इंफ्रा, यहाँ पे जुलाई के टोल के कलेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, लगभग 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। जेबी केमिकल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही ईटी से कि जाइडस लाइफ भी जो है
इसके जो रेस है कंपनी की बाई आउट करने के लिए उसमें ज्वाइन कर लिया है। ऑलरेडी टोरेंट फार्मा थे, पी फंड इक्विटी भी था और ये डील है लगभग $3 बिलियन का हो सकता है। टीवीएस सप्लाई चेन को एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला है जेसीबी से लॉजिस्टिक्स की प्लांट बड़ौदा में। एमटा टेक को भी 140 करोड़ का ऑर्डर ब्लूम एनर्जी से आया है और ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो फ्यूल सेल्स है उस वर्टिकल को लेके आया है। LIC ने अपनी क्लैरिफिकेशन भी दी है जहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि गवर्नमेंट डाइल्यूट कर सकती है लगभग 5% की स्टेक विद साल 2025 में। किर्लोस्कर ऑयल इंजन लगभग 700 करोड़ खर्च करेंगे एक नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स इस स्टॉक में 12 अगस्त को फंड रेज का विचार रहेगा। और आखिर में मारुति सुजुकी सेंटिमेंटली नेगेटिव है और याद रखिए ऑफकोर्स हुंडई का भी IPO आ रहा है। यहाँ पे कंपनी अनाउंस की है कि लगभग 2555 ऑटो केटन्स की जो है रिकॉल हो सकती है, व्हीकल रिकॉल हो सकती है। इसका कारण यही है कि कुछ डिफेक्ट आ सकता है स्टीयरिंग गियर बॉक्स असेंबली में। तो सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो मारुति के लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जिन पे हमारे एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे, पर उसके पहले आइए समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे है रिपोर्ट्स? जी हाँ, तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं पीडीलाइट के साथ, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3,300 रुपीज़ का दिया है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो अच्छे नतीजे जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिले थे और इसी के ऊपर जेपी मॉर्गन का मानना यह है कि कहीं पे मार्जिन एक्सपांशन जो है वो देखने को मिला था और इसके वजह से आगे जाके EPS में अपग्रेड भी है वो आगे जाके हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ कंपनी भी है जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है डिमांड के एनवायरमेंट को लेकर और इसी के चलते हुए एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू उनके तरफ से भी देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं अपोलो टायर्स की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली रेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 472 रुपीज़ का दिया है। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम नतीजों की बात करें तो कहीं पे वीक नंबर्स हमें देखने को मिले थे और इसी के चलते हुए मॉर्गन स्टैनली का मानना ये है कि अगले 12 महीने में कहीं पे कंसेंसस से EPS कट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। अगली बात करते हैं लुपिन की, जहाँ पे जेफरीज ने होल्ड रेटिंग को बरकरार रखा है बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1900 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे कंपनी की तरफ से एक अच्छा सरप्राइज जो है हर एक क्वार्टर में कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हुए आगे जाके एक अर्निंग अपग्रेड भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि US में जो प्रोडक्ट्स है उसका लॉन्च है वो एक की इवेंट रह सकता है कंपनी को आगे जाके। अगली बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर्स की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1,531 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें तो एक स्ट्रक्चरली इंटैक्ट क्वार्टर था इस Q1 में। इसी के साथ साथ EBITDA मार्जिन की डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी रही है और आगे जाके EPS CAGR की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट EPS जो है वो इस कंपनी में हमें देखने को मिला है अगर हम FMCG पैक के साथ इस कंपनी को कंपेयर करें तो। और इसी के चलते एक बुलिश व्यू यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर्स के ऊपर उनका बनते हुए देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं पावर सेक्टर की, क्योंकि बर्नस्टीन ने ऐसे नोट किया है कि बांग्लादेश के रिलेटेड जो पावर सेक्टर की डिमांड है उसमें 12% पावर रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिया से जाती है। और इसमें अगर हम की प्लेयर्स के नाम ले तो कहीं पे NTPC की जो सब्सिडरीज है, PTC इंडिया हो गया, सिम्बॉक एनर्जी हो गया एंड अदानी पावर रहेंगे, ये कई की प्लेयर्स है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है बांग्लादेश के पावर को लेके। इसी के चलते उनका मानना है कि अदानी पावर का PPA जो है उसमें आगे जाके एक री निगोशिएशन हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें NTPC की तो प्रॉफिट पूल का एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो वहाँ से आता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पावर ग्रिड की तो उस पर सबसे लीस्ट इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि पावर ग्रिड का अगर हम बात करें तो कहीं पे सिर्फ 100 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो पावर ग्रिड को मिला था बांग्लादेश से अगर हम जुलाई टू जून की बात करें तो। और इसी के चलते इन सब कंपनीज पे भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। तो जिसके चलते हुए ये सब कंपनीज आज फोकस में रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें इन सब कंपनीज पे देखने को मिल रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव की पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो इन ब्रोकरेजेस के चलते स्टॉक्स पर हम फोकस करेंगे, पर इस बीच एक और काउंटर पे नज़र डालिए, वो है टाटा मोटर्स, क्योंकि खबर ये आ रही है कि मूडीज़ ने जो है यहाँ पे अपनी रेटिंग अपग्रेड की है। साथ ही जो आउटलुक है हालांकि उस जो पॉजिटिव था उसको बरकरार रखा है, पर ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से कर्ज कम करने की कंपनी ने टाइमलाइंस दी हैं उस पर उनको भरोसा है, साथ ही मुनाफा इनका इम्प्रूव होते हुए दिख सकता है, इसीलिए मूडीज़ का जो भरोसा है वो कायम है। और कल ही हमने देखा था कि टाटा मोटर्स की एक कर्व भी लॉन्च हुई थी जिसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, हमने मैनेजमेंट से चर्चा भी की थी। पर स्टॉक पे एक बार राय लेते हैं। किरण, आपसे समझना चाहेंगे टाटा मोटर्स कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? कल थोड़े से ऑटो रीबाउंड हुए ज़रूर और टाटा मोटर्स इवेंट भी था, उसको लेकर जो है चर्चा में था, बट पॉजिटिव खबर के
क्या लगता है आपको आज किस तरीके की चाल दिखा सकता है ये स्टॉक? सी ओवरऑल अगर टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 1040 1030 उसका क्लस्टर रेजिस्टेंस था। हमने देखा कि ऑलमोस्ट 4 बार वहां पे रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे में एक हायर टॉप बन रहे हायर बॉटम बन रहे थे इनफैक्ट, और उसी के चलते हुए स्टॉक ने 100 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर में ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर में 1200 तक के एक हाइस बनाए। अब वहां से पिछले 3 दिन में ही हमने देखा कि स्टॉक वापस अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। अब जब ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास अवेलेबल है तो 20 डेज मूविंग एवरेज को तो तोड़ चुका है, लेकिन 50 एंड 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर में भी आप देखोगे तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, तो एक रिस्की कॉल या तो एक रिस्की ट्रेड यहाँ बन सकता है। करंट मार्केट के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, या तो कोई भी गिरावट आती है 1000 तक तो आप लॉन्ग कीजिए, यानी कि 1000 से 1025 इसका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। 1000 के नीचे का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो 3 लगातार बड़े गैप्स है। तो पहला टारगेट हमारा 1080 का रहेगा, जैसे 1080 क्रॉस करेगा 1140 तक की एक रेंज बन सकती है। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, एक रिवर्सल ट्रेड डेफिनेटली लेना चाहिए। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है और एक रिवर्सल ट्रेड के लिए तैयार है। टाटा मोटर सपोर्ट लेवल्स के आसपास आते हुए दिखा है, तो इस पे आप फोकस ज़रूर रखिए। पर ऑटो से ही जुड़ी कंपनी की बात करेंगे, वो है अपोलो टायर्स, जहां पे नतीजे इतने अच्छे नहीं आए क्योंकि स्ट्रीट की उम्मीदें थोड़ी बेहतर थी मार्जिन्स के फ्रंट पे, पर कॉस्ट प्रेशर्स के चलते जो है इनके मार्जिन्स डिक्लाइन हुए हैं। साथ ही ब्रोकरेजेस का भी कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं है। और अवनी, आपसे समझना चाहेंगे टायर स्पेस में अपोलो टायर्स कैसा दिख रहा है, क्योंकि आज अगर गिरावट का शिकार होता है तो कहां तक जा सकता है ये स्टॉक, और क्या निचले स्तरों पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है? मॉर्निंग सृष्टि। अपोलो टायर, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हमारा ऑलरेडी इसमें शॉर्ट कॉल ओपन है। हम ऑप्शंस के जरिए इसमें ट्रेड कर रहे हैं। इसका जो टारगेट है नीचे की तरफ अराउंड 495 और 490 ये जोन टेस्ट कर सकता है, और ऊपर 525 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो यहाँ से करंट लेवल से कल मेरे हिसाब से कल 520 के करीबन बंद हुआ है। तो यहाँ से अगर 525 का स्टॉप लॉस लगा के हम एक शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल इसमें ले सकते हैं, और नीचे 495 एंड 490 ये जोन टेस्ट हो सकता है। थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक है। 50 दिन के मूविंग एवरेज के बराबर वहीं पे बंद हुआ है, लेकिन ये जो अभी सेटअप बन रहा है उसके हिसाब से ये लेवल ब्रेक होने की पूरी तैयारी है। ओके, तो जिस तरीके का सेटअप है, मौजूदा लेवल्स जो हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। अवनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके डिस्क्लेमर के लिए भी, क्योंकि अवनी बता रही हैं कि उनका नज़रिया पहले से ही अपोलो टायर्स पे नेगेटिव है। उनकी क्लाइंट्स की कॉल्स भी चल रही है इस पे, पर जी हाँ, चार्ट्स पे और न्यूज़ के चलते इस पे आज रिएक्शन ज़रूर दिख सकता है। वाले शेयर्स पे तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, लेकिन 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी भी आ जाएगी, फिर 12 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। तो 10 बजे से पहले क्या क्या पॉलिसी में आ सकता है, बताने के लिए मेरे सहयोगी अंकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, जरा बताइए एक्सपर्ट्स का पोल क्या कह रहा है और क्या चीज़ों पे नोटिस करना है हमको इस बार? ये आपसे कुछ ही देर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान जरूर करेंगे, लेकिन जो देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार स्टांस में कोई बदलाव होता है, क्योंकि वाइड एक्सपेक्टेशन यही है कि रेपो रेट में शायद बदलाव ना हो। साथ ही साथ लिक्विडिटी सिचुएशन की बात करें तो माना यह जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है वो अभी सरप्लस हो गई है, और पिछले बार के मुकाबले यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं VRR को लेके, या फिर और इस तरीके के जो टूल्स हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्लाई करता है। इसके अलावा बात करें तो जो मैक्रो सिचुएशन है वहाँ पर काफ़ी बदलाव हुआ है। जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो बाकी जो बैंक हैं जैसे कि बैंक ऑफ जापान ने यहाँ पर एक कदम उठाया था रेट में टिंकरिंग का, तो देखना है ये है कि क्या बाहर की जो सिचुएशन है, जिस तरीके के ग्लोबल फैक्टर्स है, वहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यूज कैसे लेता है। इसके अलावा अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वो ज़रूर जो टारगेट है उसके रेंज में है, लेकिन देखना ये चाहेंगे कि फूड इन्फ्लेशन का जिस तरीके से रफ्तार है, इस वजह से क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने एक्शंस में यहाँ पर सोच समझ के लेगा, क्योंकि लगातार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने मेंटेन किया है कि वो फूड इन्फ्लेशन और जिस तरीके से इन्फ्लेशन सितंबर और अक्टूबर में बढ़ने की आशंका है उसके मुताबिक ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कड़ी नज़र बनाए हुए है। साथ ही साथ ग्रोथ के टारगेट पर हमारी नज़र रहेगी कि वहाँ पर क्या कोई तरीके का बदलाव होता है, और या फिर इन्फ्लेशन में भी जो सालाना टारगेट है वहाँ पर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करने की चेष्टा करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया। जैसे भी
इन्फॉर्मेशन भी मिले तो बताइएगा। खैर 10 बजे तो हम मिस्टर गवर्नर को सुनेंगे ही, वो क्या बोलते हैं। पोल भी यही बता रहा है और सारी चीज़ें मोटा मोटी डिस्काउंटेड चल रही है। इसी लाइन पे अगर कुछ आता है तो कुछ नहीं होगा मार्केट के अंदर। इस लाइन से थोड़ा भी हटकर आता है, खासकर मतलब ब्याज दरों में तो मुश्किल है, बट हाँ वो स्टांस ग्लोबल मार्केट्स को लेकर क्या लेते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताज़ा ताज़ा है ना, मार्केट भी उसी पे ट्रेंड पे मारेगा, पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। इन्फ्लेशन पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता अब, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हद तक कंफर्ट जोन में आ चुकी है आरबीआई के। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं और मयूरेश जोशी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए जिसमें ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, इंडियन मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत करेक्शन हुई है, आज पॉलिसी भी है, ये सब इधर उधर की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सर मेरे को बहुत शांति से एक ही शेयर या 2 शेयर्स के अंदर पैसा डालना है। तो आपके पास वो लिस्ट है या वो शेयर्स हैं जहाँ पर हम 1-2 शेयर्स के अंदर पैसा डालें? ये उथल पुथल होती रहेगी सर, मार्केट कभी शांति से थोड़ी बैठेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लगा ही रहेगा। लेकिन हमको 1-2 शेयर बता दीजिए थोड़ा जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। मॉर्निंग डिम्पी जी। नहीं तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक वॉलेटिलिटी गुड मॉर्निंग। इज द नेम ऑफ द गेम, और इसके वजह से मुझे लगता है आई थिंक जो लीडरशिप स्टॉक्स हैं यहीं पे फोकस करना चाहिए। तो हमारे वॉच लिस्ट पे विद इन बैंक्स एज एन एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक जरूर है विद इन द टॉप नेम्स। हमें लगता है कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस जो बीएफएसआई एज अ सेक्टर दे सकता है ग्रोथ प्रोपेल करने के लिए अगले कुछ वर्षों तक। काफी पैरामीटर्स हैं जो लार्ज कैप बैंक्स को फेवर करते हैं। ऑब्वियसली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एक बहुत बड़ी तकलीफ रही है पूरे सिस्टम के लिए, बट दिस शुड आल्सो नॉर्मलाइज गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। दूसरा आई थिंक इंफ्रा की जो पूरी स्टोरी कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा, तो लार्ज कैप में इसमें अगर आपको शांति से, जो आपका सवाल था, जो आपको शांति से सोना है रात को विदाउट हैविंग मच हैसल, और अगर आपको जेन्युइन लॉन्ग टर्म व्यू है तो एलएनटी पे नजर होनी चाहिए, बिकॉज इट्स एब्सोल्यूट प्रॉक्सी टू इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर ये स्टॉक पुलबैक्स देता है एक अच्छा बेस लेवल पे आके, जैसे हम देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया में आके एक सेटल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ऑर्डर बुक काफी तगड़ी है, नंबर्स काफी शानदार थे ये क्वार्टर में। एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ योर एंटायर वर्किंग कैपिटल का जो काफी डिसेंट आया था, आरओईज में एक ठीक ठाक एक्सपेंशन देखा जा सकता है। और स्पेसिफिकली जो न्यू सेगमेंट्स है इंक्लूडिंग हेवी मैन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोकार्बन्स along with other segments like shipbuilding and defense, I think एक पूरा प्ले है एज अ प्रॉक्सी टू डिफेंस। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना है मार्केट्स के ऊपर और शांति से सिप्स करने हैं, तो आई थिंक ये 2 स्टॉक्स अगर लोअर एंड पे बेस बनाते हैं तो अच्छे विकल्प हैं। मनीष भाई बहुत अच्छे से आपने हमको गाइड कर दिया इन सभी शेयर्स के बारे में कि इस पे हमको कैसे ट्रेड लेना है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स पे आते हैं जहाँ पे कल मार्केट के अंदर काफ़ी बढ़िया मूवमेंट मिला, वो तेज़ी का और मंदी का दोनों का मैं आपको दिखाता हूँ। अवनी भट्ट जरा आप जल्दी से चेक करती जाइएगा। फर्स्ट, कोल इंडिया के अंदर क्या करना चाहिए? अगर मान लो आज थोड़ा भी गैप आ तो सपोर्ट वहाँ पे कहाँ पे मिलेगा? कल बहुत अच्छा बंद हुआ है कोल इंडिया। जी मेरे हिसाब से अगर आज गैप डाउन के साथ में अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो 519 पे इसका एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, वहां पे फिर से हम खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज या आरती इंडी के नाम से मिलेगा, एक बार आप चेक करेंगे किरण सर। आरती इंडस्ट्रीज 758 रुपये का शेयर है, कल इसकी बढ़िया क्लोजिंग हुई है 5% पे। इसमें क्या करें आज? सो डिम्पी जी, शायद अगर आपको ध्यान हो तो आरती इंडस्ट्रीज हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था समवेयर अराउंड 700 के आसपास। तब हमारा टारगेट था 750 760 का, वहां तक स्टॉक आ चुका ऑलरेडी। डेली चार्ट के ऊपर वापस अगर हम देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न कंटिन्यूस है। आप देख रहे हो कि जब भी स्टॉक में कोई भी करेक्शन आता है अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस, लाइक पहले वो 50 डेज 100 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके ऊपर आ रहे थे, अभी 20 डेज मूविंग एवरेज को लेके सपोर्ट लेके ऊपर आ रहे हैं। तो काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 720 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन सर। एक शेयर मेरे को और पता करना है, आयुष से पता करता हूँ। कल जिनमें शॉर्टिंग हुई है वो वाले शेयर्स भी हैं मेरे पास जहाँ पे थोड़ा प्रेशर बना है। बाटा इंडिया सर, ये सारी स्टीम खो चुका है आयुष भाई, ये वापस नहीं चलेगा। ये 1600 हो गया था, 1650, आपको याद होगा, वापस 1450 हो गया। बाटा इंडिया की बात करें तो बाटा इंडिया में कल एक ब्रेकडाउन दिया है अपने 200 डे मूविंग एवरेज का, पर इसमें एक ही पॉजिटिव पॉइंट है 1425 का जो एक सपोर्ट जोन था, जो कि इसका 100 डे मूविंग एवरेज था, वो उसने सिर्फ टच करके वहां से रिबाउंस दिखाया है। एज लॉन्ग एज स्टॉक अपने आप को 1425 रुपए के ऊपर रख रहा है, मुझे लगता है यहाँ से एक रिबाउंड की है उम्मीद। लेकिन अगर 1425 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली नीचे के लेवल्स वापस देखने मिलेंगे। स्टॉक नीचे में 1300 तक के लेवल्स वापस दिखा सकता है।
टाटा इंडिया फिलहाल गिरावट के बाद जो है थोड़ा वेट एंड वॉच कैटेगरी में है, पर इस बीच गोदरेज कंज्यूमर्स के भी जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं, जहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। हालांकि नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा उछाल है। और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जहाँ पे कंपनी ने बोला है कि वो पेट केयर कारोबार में जो है अब वो एंट्री ले रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स और गोदरेज एग्रोवेट, ये दोनों ही काउंटर्स जो हैं उसके दम पे फोकस में रहेंगे। एक बार किरण आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं आप गोदरेज कंज्यूमर्स को चार्ट पे। गोदरेज कंज्यूमर का अगर हम चार्ट देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो एक कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर चल रहा है। स्टॉक का हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न राइजिंग चैनल के अंदर चल रहा है। जब भी करेक्शन आता है कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज वर्किंग एज एन वेरी फैंटास्टिक सपोर्ट। उसके साथ साथ मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे भी बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। और लास्ट 3 दिन में जो वॉल्यूम हुआ है वो लगातार अपनी 20 डेज एवरेज वॉल्यूम के ऊपर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन ब्रेकआउट इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 1500 के आसपास चल रहा है, हमें लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, रीजन बीइंग थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है। तो आप नीचे में 1460 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जब तक 1460 ब्रेक नहीं होता है नीचे के लेवल पे, तब तक चांस है आप 1600 तक की एक रेंज यहाँ पे देख सकते हो। तो डेफिनेटली गोदरेज कंज्यूमर लॉन्ग करना चाहिए। तो फिलहाल मौजूदा स्तरों पर भी लॉन्ग कर सकते हैं। आप देखिए 3 दिनों में काफ़ी अच्छा मूव, लगभग 50-60 रुपए का मूव जो है गोदरेज कंज्यूमर्स दिखा चुका है। ऐसे वीक बाजार में भी। और मयूरेश जी, एक बार क्विकली आपसे भी टेक लेना चाहेंगे, ये जो पेट केयर सेगमेंट में कंपनी के फोरे की पूरी तैयारी है, गोदरेज एग्रोवेट भी इसको लेकर फोकस में, आप कैसे रीड करें इस न्यूज़ फ्लो को? और क्या आपको ये सेगमेंट जो है वो पसंद है? क्योंकि कई सारी कंपनीज जो है वो एक एक करके ये कारोबार पे ध्यान दे रही हैं, अपॉर्चुनिटी बड़ी है, पर क्या ये कंपनीज इस चीज़ के चलते फोकस में रखनी चाहिए? नहीं, यूर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक काफी कंपनीज ये स्पेस में आ रही है, और ये बहुत बड़ा स्पेस है, एंड दिस स्पेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोबेबली हैव अ डिसेंट कंपाउंडेड ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6% ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। बट इसमें जो अनलिस्टेड प्लेयर्स भी है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है बाजार में, आई थिंक उनके नाम काफी तगड़े हैं अक्रॉस अक्रॉस वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरीज। और इसलिए आई थिंक फोरे ठीक बात होगी, बट इट इज नॉट इन माय ओपिनियन सच ए गेम चेंजर जो कोर बिजनेस डायनामिक्स के अर्निंग्स को सिग्निफिकेंटली चेंज किया। तो हाँ जी, अर्निंग्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर जी हाँ, ये सेगमेंट एज अ होल काफ़ी लुक्रेटिव लगता है। पर आज हिंडाल्को पर भी नज़र रखिएगा, क्योंकि नोवेलिस के जो नंबर्स आए हैं वो उम्मीद के मुताबिक ही हैं। साथ ही कंपनी ने जो अपनी गाइडेंस है उसको मेंटेन रखा है, तो एटलीस्ट निराशा हाथ नहीं लगी है। और हम देखें तो हिंडाल्को अवनी कई समय की गिरावट फेस करने के बाद अपने पिछले ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास है। 600 के आसपास आपको लगता है इसमें ऐड करना चाहिए अगर मौके बने, या फिर ग्लोबल कमोडिटी वीकनेस के चलते थोड़ा मेटल काउंटर से बचेंगे अभी? बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये 600 के आसपास आता है तो इसमें बाइंग करना चाहिए। लेकिन इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वो भी करीबन 616 के आसपास ही है। तो 600 का लेवल तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर वहां पे आता है तो इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। एंड ऊपर की तरफ लेकिन इसका जो एक गैप रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 650 के करीबन। तो 650 से 600 की एक अच्छी रेंज रहेगी। 650 जिस दिन क्रॉस कर पाता है, उस दिन के बाद हमें फिर एक अच्छी उछाल देखने मिल सकती है। ठीक है, 650 के स्तर पर आप नजर रखिए हिंडाल्को को लेकर, उसके ऊपर जब जाएगा तो आपको इसमें मूव देखने को मिलेगा। अच्छा, दो और शेयर हैं। कल दोनों शेयरों में कॉमन ये रहा है कि डे हाई पर जाकर क्लोजिंग दी है। एक तो है आईआरबी इंफ्रा का शेयर और दूसरा है एमटार टेक का। आईआरबी इंफ्रा से शुरुआत कर लेते हैं। टोल कलेक्शन के नंबर बहुत अच्छा आए हैं। आयुष, जरा आप चेक कीजिएगा, जुलाई में टोल कलेक्शन 37% बढ़ा है, 499 करोड़ रुपए का फिगर आया है और काफी मुमकिन है कि इस नंबर के दम पर आज गैप अप ओपनिंग दे। आप ये बताइए, क्योंकि अगर हम आईआरबी इंफ्रा को देखेंगे, अगर पिछले 6 महीने का, अगर इस साल का पूरा देख लें, तो कहीं ना कहीं रेंज में भी रहा है और काफी वॉलेटाइल भी रहा है। आज के गैप अप के बाद क्या आप इसमें मौके खोजने की सलाह देंगे? क्या बाइंग करें उसके बाद? जी, आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो आपने सही कहा, ये काफी रेंज बाउंड स्टॉक हो चुका है पिछले मतलब जनवरी से लेकर अभी तक। इसमें एक रेंज मूवमेंट ही रहा है, चाहे वीकली चार्ट हो या मंथली चार्ट, लेकिन दोनों चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट अवेटेड है। काफी टाइम से स्टॉक हमारे रेडार पे भी है। डेफिनेटली स्टॉक में कुछ मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो है 67 68 के आसपास की। जैसे ही स्टॉक 67 68 के आसपास निकल के ट्रेड करना शुरू करता है, डेफिनेटली इसमें एक बड़ी रैली आएगी जो स्टॉक को ऊपर में 85 से 90 रुपीज तक के लेवल्स भी लेके जा सकते हैं। डेफिनेटली अगर किसी के पास पोजीशन है तो इसमें बताया जाना चाहिए और इसमें नई बाइंग भी करनी चाहिए। आईआरबी इंफ्रा को लेकर ये व्यू।
इस बीच आप एक खबर नीचे देख रहे होंगे जो हमारी टिकर टीम ने फ्लैश की है। ग्लोबल मार्केट को लेकर बहुत ही मुस्तैद है। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं आपके हम सामने रख रहे हैं। निकेई में निचले स्तर से 1000 अंक की रिकवरी है और निकेई का इंडेक्स आ गया है अब हरे निशान में। आज का लो है 34,207 का। इस वक्त 35,200 के आसपास कारोबार कर रहा है। 1000 अंकों की रिकवरी निकेई में आ गई है और कल भी देखा था कि थोड़ी सी कमजोर शुरुआत के बाद वहां पर रिकवरी बहुत ही सॉलिड रही थी। तो निकेई एक पॉजिटिव संकेत जरूर दे रहा है। हालांकि अगर आप हायर लेवल से देखेंगे 42,000 के आसपास जुलाई में ये इंडेक्स पहुंचा था और वहां से अभी भी आपको ये करीब करीब 15-20% के आसपास नीचे आपको जरूर दिखेगा। लेकिन यह है कि हाँ, स्टेबिलिटी के संकेत आ रहे हैं। जो कुछ भी येन के कैरी ट्रेड को लेकर जो भी चिंताएं थी, जो अनवाइंडिंग हो रही थी, उम्मीद करेंगे कि शायद वो सेटल हो जाए। लेकिन आज के लिए संकेत कम से कम ये ठीक है। वैसे आज भारतीय बाजारों की जो नजर है अपने घरेलू संकेत आरबीआई पर होगी। लेकिन मयूरेश जी, आपसे जरा जानेंगे एमटार टेक को लेकर। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिफेंस वाले सेगमेंट में काम करती है। प्रमोटर बहुत अच्छे हैं। मतलब जो मैंने पढ़ा सुना है कि इसरो के जो रिटायर्ड जो कई सारे साइंटिस्ट हैं वो इनके प्रमोटर भी हैं। एमटार टेक को लेकर खबर आई है कि ब्लूम एनर्जी से 40 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। छोटा ऑर्डर है। किस तरह से आप देख रहे हैं और ये कंपनी निवेश के लिहाज से आपको कैसी लगती है? मॉर्निंग टू अभिषेक। नहीं, आई थिंक कंपनी लाजवाब है इन जी। टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल दैट दे हैव। जो सेगमेंट्स में हैं, बहुत नीश एरियाज हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के जो ऑपरेट करते हैं। एक दो उनके प्रोडक्ट्स भी हैं जो काफी नीश है, जो काफी लोग मैन्युफैक्चर शायद नहीं कर पाते। ऑब्वियसली आई थिंक जो स्पेस टेक्नोलॉजी पे गवर्नमेंट का एक बजट एलोकेशन हुआ है और हम जो एक एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज बट क्या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज उभर के आएंगी। I think MTAR Tech probably has the right ingredients, both in terms of technical expertise as well as their product profile to match all these requirements. So obviously allocations बहुत ज़्यादा होते ही नहीं, इसलिए आपको ये छोटे-छोटे ऑर्डर आते दिखते रहेंगे बैलेंस शीट पे आते वक्त। बट एक सरप्राइजिंग फैक्ट हमेशा यही रही है कि आई थिंक इट इज स्टिल नॉट ट्रांसलेटिंग इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ नंबर्स। और ये इसीलिए है क्योंकि अक्यूमुलेटेड ऑर्डर्स, बड़े ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो एक टाइमलाइन में एग्जीक्यूट करते हैं और एक स्टेबल ग्रोथ मिलती है। बट देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कंपनी। जो एक्सपर्टीज है, जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल सकते हैं, वो भी काफी अच्छी है फॉर द स्पेसेस। एमटार टेक, आपको बता दें कि चंद्रयान या फिर मंगलयान, ये दोनों जो मिशन थे इसरो के, उसमें एमटार टेक की भी बहुत अहम भागीदारी थी। कुछ बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट ये कंपनी सप्लाई करती है। तो डिफेंस से जुड़ी बढ़िया अच्छी कंपनी है ये। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आज के सत्र में कौन से शेयरों में आपको ब्रेकआउट की उम्मीद करनी चाहिए। डिम्पल लगातार आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं और अगर आप नोटिस करेंगे पिछले जब से हमने ये सेगमेंट को थोड़ी प्रमुखता से देना आपके लिए शुरू किया है, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स निकल के आ रहे हैं। डिम्पल हमारे साथ फिर से जुड़ गए। डिम्पल बताइए आज ब्रेकआउट कहाँ होगा? देखिए अभिषेक, कल भी हमने आपको जब मार्केट के अंदर बहुत उथल पुथल थी, 2 शेयर ऐसे रखे थे जहाँ पे आपको साफ सुथरा ट्रेड मिले और ना केवल साफ सुथरा ट्रेड था बल्कि उसका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिला। नेटको फार्मा कल का एक शेयर था, आप उसको चेक कर लीजिए, बकायदा डेज हाई पे जाके बंद हुआ। दूसरा शेयर था यूनाइटेड स्पिरिट्स, आप इसका देखो, इसका पीयर है यूबीएल, वो लाल निशान में था लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स बकायदा डेज हाई पे जाके बंद हुआ। तो हमारी कोशिश है कि इस तरह के मार्केट के अंदर अब आपने ये तो ठान लिया कि हमको अच्छे शेयर लेने हैं, लेकिन अच्छे शेयर कौन से लेने हैं ये नहीं पता चल रहा और उसको लेकर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी मेहनत आप कम कर दीजिए। ये देखिए, हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट आपको दिखाया और कल साथ ही साथ हमने नेटको फार्मा का भी दिखाया। दोनों ऑलमोस्ट डेज हाई पे 4-4% बंद हुआ है और सबने मौके दिए आपको प्लस करने के, उसके बाद डेज हाई पे बंद हुआ है। ऐसा ही यूनाइटेड स्पिरिट्स भी कल जब खुला और उसके बाद जाके वो डेज हाई पे जाके उसने क्लोज किया। आज भी हमने कुछ ऐसे आपके लिए 2 शेयर निकाले हैं। मैंने इन दोनों शेयरों में थोड़ा स्विंग वाला मामला के साथ साथ थोड़ा इन्वेस्टिंग वाले मामले को भी जोड़ा है, तो मैं दोनों शेयर आपके सामने रखता हूं। पहला शेयर आएगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ आपको मालूम है कि फाइबर ऑप्टिकल बिछाने वाली कंपनी है। इसका चार्ट आपकी जब स्क्रीन पर आएगा तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आप इसका अगर डेली चार्ट मूवमेंट देख रहे हैं ना, तो इसने एवरेजेस का ब्रेक डाउन किया हुआ था, अब फिर से उसी एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है
और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जो मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ। आप कहेंगे तो मैं इसको चार्ट से भी नोटिस कराता हूँ। ये देखिएगा, अब ये उन दोनों लाइंस के ऊपर आके ट्रेड करने लग गया है। ये देखिए, ये मार्क मैं आपके लिए कर देता हूँ, ये दोनों लाइंस के ऊपर आके ट्रेड करने लग गया। इससे पहले आप देखेंगे अमूमन हम इन दोनों लाइन यानी कि दोनों एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। नीचे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा आ गया। मैं थोड़ा इसको और ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख पाएँ। तो अब ये मूवमेंट करने के लिए तैयार है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कम से कम 164 से 170 तक ये आराम से आ जाएगा। कल की इसकी क्लोजिंग करीब 144 के आसपास की है। अच्छी कंपनी है, थोड़ा बहुत डेट है, ये मैंने बैलेंस शीट से चेक किया, बट डेट उतारने की प्रोसेस भी चल रही है। शेयर ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। बढ़िया बॉटम बने हुए हैं इसके, ये दो बॉटम आप नीचे मार्क करवा रहा हूँ मैं आपको, इसको हम डबल बॉटम कहते हैं। तो डबल बॉटम टिपिकली टूटते नहीं है, तो ये आपके पैनिक लोज बनेंगे और एवरेजेस आपका इमीडिएट लोज बनेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे करके एक पुल बैक में पार्टिसिपेट कर सकता है। थोड़ा स्लो चलेगा, सोचिए आज ही आज में ले और आज ही आज में धमाल हो जाए, थोड़ा मुश्किल लगता है, बट लेके रखेंगे तो अच्छे पैसे बनने के चांसेस हैं। तो एक ये शेयर हो गया हमारी तरफ से। पहले एक शेयर के बारे में पता कर लेते हैं, फिर हम दूसरा शेयर आपके बारे में रखेंगे आपके सामने। अवनी भट्ट होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में। अवनी, एक बार जरा चेक कर लें स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। ये एक्चुअली में क्या है, हमने थोड़ी शुरुआत में पकड़ रहे हैं, अभी पकने वाली प्रोसेस में है ये, बट हम इसको लेके रखना चाहते हैं क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। जी बिल्कुल। सो ये इवन डेली चार्ट्स पे कल जो इसने मूवमेंट दिखाया है, एक आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है एंड सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक ही दिन में ये स्टॉक चल चुका है। तो संकेत पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ये चल रहा है। 155 के करीबन थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा, बट मेरे हिसाब से जो हिसाब से वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, 155 का लेवल भी अगर निकाल पाता है तो इसमें एक बहुत अच्छा मूव हमें देखने मिल सकता है ऑलमोस्ट 190 तक का। 90 तक की तैयारी कर लीजिएगा। अवनी, कोई स्टॉप लॉस आप देना चाहते हैं? जैसे 155 के बाद तो चल जाएगा, तो स्टॉप क्या रखें? 135 का स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। तो 35 का स्टॉप लॉस है, 190 का टारगेट। अब आप रिस्क रिवॉर्ड चेक करो। जाने के लिए कितने पैसे हैं? 8 से 10 रुपये। आने के लिए कितने पैसे हैं? 50 रुपये। तो रेशो क्या हो गया? 1:5 का। तो जो जाएंगे उसके 5 गुना आने के चांसेस हैं। ऐसे ही शेयर इसी समय मार्केट के अंदर पकड़ने का वक्त है। आप इस शेयर को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक शेयर मैं आपकी लिस्ट में और लेके आता हूँ, कोइंसिडेंटली उसका नाम भी एस से ही है। उस शेयर का नाम है SRF। मैं कई बार इसको नोटिस करा चुका हूँ। देखिए, केमिकल्स के शेयर्स के अंदर ना धीरे धीरे करके बाइंग आएगी और वो अच्छी बाइंग आएगी। मैं इसके चार्ट को 1 मिनट के लिए जरा वीकली कर देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा और से देख पाएंगे। देखिए, ये इस लाइन के ना बिल्कुल बीचम बीच इस तरह से आके ट्रेड कर रहा है और जुप जुप करते एक पूरा ब्रैकेट बना हुआ है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये पूरा एक ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट का ना तो ब्रेकआउट हुआ, ना ही ब्रेक डाउन हुए हैं। अभी तक हम उसी ब्रैकेट के अंदर ही, उसी चैनल के अंदर ही काम कर रहे हैं। ये जिस दिन ये चैनल ब्रेक कर देगा ना, उस दिन आप ये शेयर नए रेंज में आ जाएगा। फिलहाल ये लंबे कंसोलिडेशन के अंदर है और ये कंसोलिडेशन करीब करीब 500 से 600 रुपये का बनता है। अभी ये अप ट्रेंड में, ऊपर वाले ट्रेंड में, और करीब करीब चला जाएगा 2650-2700 तक। तो यहाँ तक भी रखेंगे ना, तब भी अच्छे पैसे बनने के चांसेस है। और एक बार अगर ब्रेकआउट हो गया फिर तो कहना ही क्या। देखिए, केमिकल्स में मैंने टाटा केमिकल्स भी देखा, बहुत सारे केमिकल्स देखे, लेकिन मेरे को SRF में थोड़ा कन्विक्शन ज़्यादा दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, किरण जानी से एक बार ज़रा पता कर लेते हैं उनका टेक क्या है इस शेयर को लेकर। किरण, हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि ब्रेकआउट्स भी नहीं हो रहे हैं। आप जरा मेरे को देख के बताइए क्या करना चाहिए SRF में। SRF की अगर हम बात करें तो आपने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया हुआ शेयर है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक लंबे कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी एक बार कंसोलिडेशन हो चुका था मई महीने के आसपास, जहां पे स्टॉक 2600 के ऊपर 2700 तक गया था। अब वहां से जब करेक्शन आया, करेक्शन हमने देखा 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे भी गया, लेकिन काफी अच्छी तरह से उसने रिकवरी की है और वापस ये अपने 2600 लेवल के आसपास आया है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर एंटर हो चुका है और लास्ट 5 दिन की आप कैंडल्स देखोगे तो उसमें जो वॉल्यूम हुआ है वो वॉल्यूम एवरेज 20 डेज के ऊपर का वॉल्यूम है। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन ब्रेकआउट इसको कंसीडर कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो इमीडिएट लेवल पे 2700, और जैसे ही 2700 का लेवल क्रॉस होता है आप ऊपर में 2900 तक के भी टारगेट देख सकते हो। तो काफी अच्छा स्टॉक आपने दिया है। मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टमेंट बैंक जरूर से देखना चाहिए। ठीक है, तो SRF यहाँ पर भी आप नज़र रखिए। पर कुछ एक और काउंटर्स जो कि डिम्पी भी आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे, उसमें से एक था डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। और आप देखिए, कल शानदार नतीजे आए और नतीजों के बाद भी जो है काफ़ी
तरीके से मूव किया और मैनेजमेंट का जो आउटलुक आ रहा है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। एक बार अपनी आपसे समझना चाहेंगे आज डॉक्टर लाल पैथ लैब में किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ये स्टॉक जो है 3200 के भी ऊपर जा चुका है। कई सारे ब्रोकरेजेस ने अपनी रेटिंग बढ़ाई है, टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। कैसे देखते हैं आप इस कंपनी को चार्ट्स पे? जी सृष्टि जी, माफ कीजिएगा, ये स्टॉक हमारे रिसर्च रेस्ट्रिक्शन में है तो मैं इसमें व्यू नहीं दे पाऊंगी। इनफैक्ट ये था हमारे बाइंग लिस्ट में, बट ये रिसर्च रेस्ट्रिक्शन में आ गया है, इसलिए मैंने स्टॉक बदल के आपको मेट्रोपोलिस दिया था। नो वरीज, ठीक है। एक बार किरण आपसे बस लेवल्स पे समझना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप डॉक्टर लाल पैथ लैब? डॉक्टर लालपेट लैब की अगर हम बात करें तो एक बड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न या तो एक जो बड़ा सा ड्रॉप डाउन था प्राइस उसको कंसीडर ब्रेकआउट किया हुआ है। कहीं ना कहीं आप वीकली चार्ट देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट 2700 के आसपास देखने को मिला था, वहां कंटिन्यूअसली हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बना रहा है। अब कहीं ना कहीं आप वही वीकली चार्ट देखोगे तो 33-3400 उसका एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके आसपास अप्रोच कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई भी गिरावट आती है 32-3100 के बीच में तो लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 3100 का रखिए और ऊपर में इमीडिएट लेवल पे 3400 का रेजिस्टेंस है, तो वहां तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे 3400 क्रॉस करेगा एक नई फ्रेश रैली यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन एज ऑफ नाउ 31-3400 की एक रेंज रहेगी, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। सलाह है डॉक्टर लाल पैथ लैब पे, इस काउंटर पर भी आप नज़र रखें। पर इस बीच अगर हम देखें तो कल कई सारे पीएसयू काउंटर्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। कोल इंडिया उनमें से एक था जो हमने डिस्कस किया, ओएनजीसी में स्टेलर एक्शन था। पर आयुष, एक बार आपसे बीएचईएल पर भी राय जानना चाहेंगे। 6% की तेज़ी कल, आज कैसे देखें इसे और क्या आज गिरावट में मौका मिले तो फिर से एक बार एंट्री लेनी चाहिए बीएचईएल में? की बात करें तो इसकी डेली चार्ट पे इसने एक बहुत अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया। डबल बॉटम इसने अपने 100 डे मूविंग एवरेज के पास, जो कि बहुत पॉजिटिव हुआ था 283 285 के आसपास। अगर स्टॉक कभी भी नीचे में मिले तो डेफिनेटली इसमें ऐड करना चाहिए। और इसमें जो मिनिमम टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 325 रुपीज के रहेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से बाय करना चाहिए। तो मौजूदा स्तरों पर भी बीएचईएल पे आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। पर अगर हम देखें तो फिलहाल जो है मार्केट्स हरे निशान में ही शुरुआत की तैयारी कर रहा है। शायद टाटा मोटर्स पे आज ज़बरदस्त एक्शन होता हुआ दिखे, क्योंकि रेटिंग अपग्रेड भी है, साथ ही नई कार की लॉन्च के बाद कई सारे ब्रोकरेजेस भी इसको पसंद कर रहे हैं। थोड़ा बहुत सपोर्ट देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक करता है या नहीं, पर पावर ग्रिड भी अच्छी शुरुआत की तैयारी कर रहा है। एक बार क्विकली अपनी पावर ग्रिड पे आपसे लेवल समझना चाहेंगे, क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल से ये स्टॉक ने एक रीबाउंड लिया है, 350 के ऊपर निकले, तो क्या यहाँ पे ट्रेड लें? कृष्ण जी, पावर ग्रिड में बाई ट्रेड बनता है और इसका स्टॉप लॉस भी कल का जो लो था 352 के करीब, उससे थोड़ा सा नीचे 350 पे स्टॉप लॉस रख 340 पे स्टॉप लॉस रख के इसमें बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ये 370 से 380 के लेवल तक मतलब वो स्तर टेस्ट कर सकता है। 370 और 380 के लेवल्स जो है टेस्ट कर सकता है, पर थोड़े से डिप्स पे आपको इसमें बाय इनिशिएट करना है। पर इसके अलावा कुछ और अगर स्टॉक्स की बात करें तो लुपिन भी एक स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि हम कल भी आपको बता रहे थे कि नतीजे काफ़ी शानदार हैं। खासतौर से इनकी इंडिया बिजनेस ग्रोथ ने काफ़ी स्ट्रांगली सरप्राइज़ किया है। कल हमने देखा कि क्या प्राइस एक्शन हुआ लुपिन के काउंटर में, 4% से ज़्यादा की तेज़ी थी। अब कई सारे ब्रोकरेजेस ने रेटिंग अपग्रेड की है और 2200 के भी ऊपर के भी टारगेट्स दे रहे हैं। एक बार क्विकली आयुष आपसे समझना चाहेंगे लुपिन कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? लुपिन की चार्ट्स की बात करें तो लुपिन के चार्ट्स का डेटा काफी पॉजिटिव है। डेली, वीकली, मंथली सारे टाइम फ्रेम पे लुपिन का चार्ट्स पॉजिटिव, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। डेफिनेटली लुपिन में यहाँ से पोजीशन बनानी चाहिए। इसमें जो मिनिमम टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2100 रुपीज के रहेंगे। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1940 का होगा। लुपिन देखिए आज फिर से एक बार अच्छी शुरुआत की तैयारी कर रहा है, 2000 के ऊपर निकलता हुआ भी दिखा है। पर आयुष, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आज सुबह आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर भी चर्चा करी। पर जाने से पहले आयुष, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी हमने यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं ये मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हमने अपने क्लाइंट्स के साथ रिकमेंड किए हैं। आयुष इस डिस्क्लोजर के लिए भी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 9 बज चुके हैं और रोज की तरह वक्त हो चला है 9 बजे के नवरत्न शेयर्स जानने का। और शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ ये पूरी लिस्ट के साथ। शरद, बताइए।
जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले जो है अर्निंग्स पे हम फोकस करेंगे और यहाँ पे जो है 9 के नवरत्न में ज़्यादातर मैं अर्निंग्स का शेयर्स लिया हूँ। आधार हाउसिंग फाइनेंस हाल ही में लिस्टेड थी, यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम और पैट दोनों में अच्छी इंप्रूवमेंट आई। एसेट क्वालिटी स्टेबल। गुजरात पीपावाव की बात करें तो यहाँ पे भी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एनालिस्ट एस्टिमेट से बेहतर आए हैं और ओवरऑल इसका जो मरीन शिपिंग पॉलिसी है इसके कारण भी जो है एक री रेटिंग ट्रिगर इस सेगमेंट में देखने मिल सकता है। वेल्सपिन कॉर्प की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कमोडिटी रिलेटेड कंपनी है तो इनके मार्जिन्स भी देखी जाती है, 450 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने मिला है। GCPL लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और FY25 के लिए जो गाइडेंस है मिड टीन्स के ग्रोथ का गाइडेंस दिया गया है, लगभग आप कह सकते हैं 13 से लेकर 17% तक का। लेकिन कंपनी पेट केयर बिजनेस में भी घुस गई है जिसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है लगभग 500 करोड़ रुपए का रहेगा। ये एक हाई मार्जिन हाई ग्रोथ बिजनेस है और इंडिया में अंडर पेनेट्रेटेड है। और उसके अलावा अपोलो टायर्स की बात करेंगे तो ये हमारा 5वां स्टॉक रहेगा। बिग सेट ऑफ नंबर्स है यहाँ पे और मार्जिन्स पे भी देखें तो लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स का जो है गिरावट आया है। IRB इंफ्रा जो है स्टॉक फोकस में रहेगा। जो में टोल कलेक्शंस के आंकड़े आए हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला, 37% का जो है ग्रोथ देखने आया है। TVS सप्लाई चेन को भी जो है एक बड़ी ऑर्डर JCB से आई है, इन प्लांट लॉजिस्टिक्स के लिए रहने वाला है और ये बड़ौदा में रहेगा। एमटार टेक को भी 140 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया है ब्लूम एनर्जी से, जो फ्यूल सेल्स वर्टिकल पे फोकस करेंगे। और आखिर में हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे इक्वेरियस की रिपोर्ट आई है, आदित्य बिरला फैशन में अपग्रेड कर दिया है लॉन्ग पे, पहले ये ऐड का था रेटिंग। टारगेट प्राइस भी 316 से बढ़ा के 384 रुपीज़ कर दिया है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स जो आज आपके फोकस में होनी चाहिए। शरद बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक स्टॉक जो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में गिरा था, रिबाउंड करने की कल कोशिश की है, वो है आरती इंडस्ट्रीज का। और केमिकल वाले स्टॉक्स कल चल भी रहे थे। आरती इंडस्ट्रीज पर जरा आपसे एक चाहिए अवनी जी, क्योंकि लॉसेस की भरपाई करता हुआ कल दिखा है और हमारे किसी एक्सपर्ट के रडार पर भी ये शेयर था। आप बताइए क्या डिप्स को आए तो बाय करना चाहिए इसको क्या? बिल्कुल अभिषेक जी, ये या तो ऊपर की तरफ अगर डिप नहीं आता है तो 756 का लेवल अगर निकाल पाता है तो इसमें बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं 742 के स्टॉप लॉस के साथ में। और अगर डिप आता है तो वही अराउंड 742 के लेवल के करीबन यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, तभी स्टॉप लॉस रहेगा 730 का। 30 रुपए का स्टॉप लॉस। एक शेयर जहां पर आज आपको शायद बहुत बड़ी तेजी दिखेगी वो है BSE का। नंबर्स इनके बड़े अच्छे आए हैं। मतलब रेवेन्यू की बात करें करीब करीब 150% के आसपास का उछाल है रेवेन्यू के फ्रंट पर। BSE लिमिटेड आप देखिए 10% ऊपर ये खोल रहा है शेयर, 26.5 रुपए के आसपास का भाव है। हालांकि हमने देखा था कि 29 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे, वहां से करेक्ट होकर ये 22-23 मयूरी जी, नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं BSE के, और आपको क्या लगता है कि एक ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है क्या? क्योंकि बातें ये भी हो रही हैं कि अगर FNO पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, सरकार रेगुलेटर जो थोड़े सतर्क हो रहे हैं, तो उसका बेनिफिट BSE को भी मिलेगा। पर इफेक्ट हो सकती है। और दूसरी चीज, एक जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आई थिंक दैट आल्सो शुड प्रोबब्ली बेनिफिट देम। दूसरी चीज, आई थिंक जो एन्युटी बेस्ड इनकम है BSE के लिए, आई थिंक दैट रिमेन्स वेरी वेरी स्टेबल। और इसके लिए जो हम उम्मीद करते बैठते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वॉल्यूम, शायद BSE में बरकरार है। आई थिंक दिस शुड आल्सो नॉर्मलाइज गोइंग फॉरवर्ड। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रह सकते हैं BSE। जिसके पास है वो BSE के शेयर में बने रह सकते हैं। कुछ और शेयरों को जरा हम टटोलते हैं और एक्सपर्ट से पूछते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। कैपिटल गुड्स की बात हो रही थी और कल हमने देखा कि कमिंस के जो नंबर्स आए उन्होंने सेंटिमेंट को काफ़ी इंप्रूव करने का काम किया, चाहे वो BHEL हो, ABB हो, कमिंस हो, वहाँ पर हमने तेज़ी देखी। हालांकि कमिंस को लेकर एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी एक रिपोर्ट भी आई और काफ़ी नीचे के टारगेट हैं। वो रिपोर्ट आपके सामने हम लेकर आएंगे। इस पर जेफरीज की रिपोर्ट है और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है और दोनों के टारगेट हैं आसपास 2190 जेफरीज का है और गोल्डमैन सैक्स का है 2170। अवनी जी आप बताइए, कल की बड़ी तेजी, आज थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर दिख कैसा रहा है? जी मेरे हिसाब से तो फिलहाल ये अवॉइड कैटेगरी में रहेगा। इसका ऊपर के तरफ 3820 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है,
तो या तो इसके ऊपर निकल पाए तो वहां पे हम खरीदारी कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग होगा, फ्रेश ब्रेकआउट होगा। कल के क्षेत्र में भी देखें तो 3815 के करीबन हाई किया था और वहां से थोड़ी सी बिकवाली दिखी थी। अब ये करंट लेवल से वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, नीचे ये 3600 के लेवल पे मिलता है तो फिर हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 3 मिनट मार्केट ओपनिंग को सिर्फ रह गए हैं, तो जरा जल्दी से ना कुछ एक स्टॉक्स पता कर लेते हैं। मैं सभी टेक्निकल मेहमान का इसमें फ़ायदा लूँगा। प्रशांत सावंत, आपसे कर रहे हैं शुरू। जरा NMDC चेक करना, जल्दी बताते जाइए, हाँ या ना, लेना है कि नहीं लेना है NMDC। डिम्पी जी इसको ले सकते हैं क्योंकि रिस्क कम है और आपकी स्टॉप लॉस होना चाहिए 200 दिनों के एवरेज के नीचे 215 215 स्पॉट क्लोजिंग। यहाँ से पोजिशनली आप 245 250 ये पहले रेजिस्टेंसेस है, इसके ऊपर आप 260 तक के टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा शेयर है HFCL। जरा ये भी चेक करो प्रशांत सावंत, HFCL। तो यहाँ डिम्पी जी डेफिनेटली कल एक ब्रेकआउट आया था और हम ऑलमोस्ट अगर देखें तो 140 के एक अहम लेवल पे आए। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप करीबन 128 125 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के एक स्मॉल क्वांटिटी से शुरू कीजिए। ये स्टॉक 145 पे क्लोज हो तो बड़ी मूव आएगी, तब आप ऐड कर सकते हो और पोजिशनली इसको कैरी कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 160 165। ठीक है, डन। अब अवनी भट्ट, 2 शेयर आपसे हैं। पहला है पिरामल फार्मा, आप लिखेंगे आ जाएगा शेयर पिरामल फार्मा, इसको प्लस करना है। जी बिल्कुल, पिरामल फार्मा में कल एक अच्छा मूव हमें देखने मिला है, इसमें आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं और अगर थोड़ा बहुत डिप मिलता है अराउंड 176 तक तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ये 195 तक चलने की तैयारी है और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 169 का। ठीक है, एक ऐसी कंपनी के बारे में पूछ रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, हालांकि मैं उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता, अंडे बनाती है, अंडे से जुड़ी हुई कारोबार है, वेंकी। एक बार जरा चेक करना आप ही अवनी भट्ट, वेंकी, इसको प्लस करना आज। जी कल एक बहुत अच्छा मूव दिखाया था और आज भी जो नजर आ रहा है फिलहाल ये एक गैप ओपनिंग ही होगा। तो इसको आप पोजिशनल नजरिए से अगर आप बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है और एक कंसोलिडेशन बैंड से निकलने की तैयारी है। तो ये एक बार 2260 के ऊपर निकल जाता है तो बहुत बड़ा मूव हो सकता है ऊपर ऑलमोस्ट 2940 तक। तो मेरे हिसाब से इसमें आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन तैयारी रखना कि नीचे अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है तो उसमें और ऐड कर पाए। वो नीचे का लेवल रहेगा 2140 का। मेरे को ये तो पता नहीं आगे चल के शेयर में क्या होगा, लेकिन अवनी भट्ट की बात सुन के ज़रूर ऐसा लग रहा है कि अगर 2900 तक ही जाने वाला शेयर है तो इसको मिस क्यों करना। एक बार रिस्क लेने में क्या बुराई है, देखा जरूर जा सकता है। आप भी चेक करो, अपने वित्तीय सलाहकारों से चेक कराओ, मैं भी इसको वापस आज चेक करता हूँ, मैंने भी फौरी तौर पर दिखा है। और अगर मेरे को कुछ भी समझ में आएगा तो मैं दिन में मार्केट आवर्स के दौरान भी इसी वेंकीस पे हम चर्चा करेंगे। 18 सेकंड बाद मार्केट खुलेगा और इस बीच अगर आपको मैं बताऊं आज के जो टॉप गेनर्स बनने जा रहे हैं जिन्होंने आज मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाएगा पहले 50 काउंटर्स में से, वो होगा टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, आइशर मोटर, कोल इंडिया, SBI। इन सब के पास बढ़त तो है लेकिन 1% की है और गिरावट में SBI लाइफ, M&M और HDFC लाइफ है। आज का दिन मेरे लिए मार्केट के अंदर एक नॉर्मल डे की तरह है, मेरे को पॉलिसी का ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देखना, मेरे को ग्लोबल मार्केट्स में कितनी डिस्काउंटिंग हो रही है सिर्फ ये चेक करना है। देखो आज सुबह गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था आपको 150 पॉइंट, खुले कितना, सिर्फ 44 पॉइंट नीचे। अभी आपके पास 200 वाला स्ट्रगल है, 200 के नीचे जाएंगे, खिसकते जाएंगे नीचे की तरफ, 200 से ऊपर टिक गए, खिसकते जाएंगे 300 की तरफ। तो पहले 10-15 मिनट 200 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, 24-200 के कितना ऊपर कितना नीचे ये आपको थोड़ा देखना होगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा आराम से। निफ्टी बैंक में तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, निफ्टी बैंक तो उल्टा 20 पॉइंट ऊपर है अभी भी, तो ये आप पॉइंट नोटिस करने वाले हैं। निफ्टी बैंक को प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आएगी जब 50,000 के नीचे खिसक के, या मैं बोलूँगा 4900 के नीचे खिसक के वापस लो टेस्ट करने के लिए पहुंचेगा। अदरवाइज मेरे लिए बैंक निफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कल परसों भी आपको बताया था। आप चेक करो डायरेक्शंस, दिशा वगैरह, वो सब निफ्टी से चेक करो, ट्रेड बैंक निफ्टी में करो क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के मुकाबले, और पुल बैक भी स्ट्रॉन्ग आएगा जब भी आएगा। हाँ,
पहले 5 बड़े शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.5% नीचे, HDFC बैंक 0.5% ऊपर। तो ये क्या करेगा, चर्न करता रहेगा। आपको करते रहिए चर्निंग आज दिन भर में इन दोनों शेयर्स के साथ। इन्फोसिस वापस नीचे आया, आज IT का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम दिखने लगा। दिखाइए जरा इन्फोसिस, TCS भी एक पॉइंट फ्लैट है। और दिखाइए जरा HUL और L&T भी। तो HUL के अंदर 4 रुपये की मजबूती है, हल्का सा शेयर है। और L&T भी आज 34 रुपये नीचे है, ये 1% नीचे है। तो मैंने आज सारे शेयर्स आपके सामने चेक किए, मेरे को कहीं भी कोई एक्साइटमेंट, एग्रेशन और डिप्रेशन दोनों नहीं दिख रहा, मिले जुले से संकेत हैं। और मैं फिलहाल उसी तरह का ट्रेंड भी मार्केट के अंदर देख पा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ एक और कॉर्नर पे, एक और वाइटल ऑर्गन चेक करते हैं, जिसको एडवांस डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन में भी आप रेशियो देखोगे आमने सामने की है, एक तरफा होकर आमने नहीं आया हुआ है मार्केट। तो ये एक और पॉइंट है जो आपको बाजार को आज चर्न कराता रहेगा। और हो सकता है पॉलिसी के बाद भी चर्निंग कंटिन्यू रहे। अगर पॉलिसी में कुछ बहुत अच्छा आता है, लीक से हटकर आता है, तो ठीक, नहीं तो फिर ये भी एक चर्निंग का पार्ट बन जाएगा। कुल मिला के इंडिया विक्स आज स्लाइटली फिर से बढ़ा है, 2 दिन में 20% हुआ, अभी ये 2% है। ये टिपिकली इवेंट से पहले बढ़ेगा और मेरा ऐसा मानना है कि वापस 17-18 तक भी जा सकता है। अगर 17-18 तक जाता है तो फिर ये 24,400 को पार नहीं करने जा रहा निफ्टी, ये थोड़ा हमको क्लियरली समझना होगा। और आज IT का पार्टिसिपेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी शुरुआत में तो नहीं है, ये तो हमने देख ही लिया। एक काम और कर लेते हैं हम जरा फटाफट से ये चेक कर लेते हैं कि आज के और गेनर और लूजर्स में से 200 वाली कैटेगरी में कौन कौन से हैं। पहले 200 शेयर BSC ऑलरेडी आपको बता दिया, सुज़लोन आज 2% फिर से ऊपर है। KPIT टेक, ये इंटरेस्टिंग शेयर है, ये आज 1.5% ऊपर है, इसको भी एक बार जरा चेक कीजिएगा। इसके LNG, कल हमारा BTST का सौदा था, आप यहाँ पे भी सौदे ले सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब नंबर्स के आने के बाद का रिएक्शन है नेगेटिव, 2.5% नीचे। श्री सीमेंट, अपोलो टायर्स, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो हमने आपके सामने रखे। 1 मिनट के लिए जरा हमारे आज के 2 ब्रेकआउट शेयर हैं। एक तो पहला है SRF, वो भी जरा स्क्रीन पे दिखा दो, और दूसरा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़, एक बार जरा वो भी आप नोटिस करा दो, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और SRF। हालांकि ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये दोनों के दोनों ट्रेड पोजीशनल हैं। आप इसमें अगर पोजीशंस लेके रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आने की अटेम्प्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आई होप सो कि पॉलिसी इनके लिए थोड़ा काम आ जाए, लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल अभी वेट एंड वॉच ही है। मैं तो अभी देख के ही काम करूंगा, मेरे को भी जल्दबाजी, एग्रेशन या डिप्रेशन दोनों में मैं अभी नहीं फंस रहा। एक बार ज़रा हीट मैप और दिखा दीजिए, उसके बाद फिर हम छोटे मझोले शेयर्स का भी रुख कर जाएंगे। मेरे को लग रहा है वहाँ पे भी डल सेशन होगा आज स्मॉल का मिड कैप के अंदर भी सिलेक्शन बड़ा भारी है। एक्चुअली में आज बहुत ही सेलेक्टिव डे है। आज प्रोफेशनल्स का काम है, जिनको पकड़ना आता है और जिनको 10-10 रुपये का स्विंग लेने आते हैं। आज यूफोरिया का काम नहीं है। आज बहुत तेज़ी से आप टूटोगे नहीं, बहुत तेज़ी से आप चलोगे नहीं, वैसे वाला नहीं होने जा रहा। तो सिप्ला ITC दोनों शेयर करीब आधे % ऊपर है। जहाँ तक स्क्रीन पे आपको नीचे दिख रहा होगा एक बड़ा प्लेयर दिख रहा है इन्फोसिस, जो कि 1.5% नीचे है। TCS की वेटेज भी है, ONGC की वेटेज भी है। ये सभी शेयर 1-1% का कट लेके बैठे हुए हैं। LNT की भी वेटेज भी है, वो भी 1% का कट लेके बैठा हुआ है। तो जो बढ़ने वाले शेयर हैं उसकी तादाद भी कम है और वेटेज भी कम है। और आप देखो निफ्टी वापस 70 पॉइंट नीचे आ गया, और निफ्टी बैंक में जो अभी हरी निशान लौटा था वो वापस से करीब 10 ही पॉइंट रह गया। तो निफ्टी ड्रैग मार रहा है थोड़ा और नीचे। ये IT का प्रेशर है जो शुरुआत में आपको दिख रहा है, और अगर आप स्क्रीन चेक करेंगे तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा जो हीट मैप वाली स्क्रीन है। खैर एनी हाउ, छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है, ओपनिंग के सौदे क्या कह रहे हैं, ये मेरे दोनों सहयोगी आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, तो अगर मिड कैप की बात करें तो वहाँ पे थोड़े से लाल निशान में इंडेक्स ज़रूर है, पर बहुत ज़्यादा भारी गिरावट नहीं है। ये फिलहाल जो है थोड़ी सी राहत की बात है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। और इसमें लीड करता हुआ दिख रहा है आपको BSC। देखिए नतीजों के बाद यहाँ पे BSC में लगभग 7.5% की तेज़ी है, तो इस काउंटर पे आप ध्यान रखिए। अन्य काउंटर्स जो कि एक्सचेंज से रिलेटेड है उस पर भी हम फोकस ज़रूर करेंगे, पर उससे पहले CCL प्रोडक्ट्स, यहाँ पे भी अच्छा रिएक्शन है, 4% की तेज़ी है। वेंकीज, जिसका जिक्र डिम्पल भी कर रहे थे, यहाँ पे भी 5% का उछाल है। और किर्लोस्कर ऑयल, अच्छे नतीजे आए, मार्जिन में ज़बरदस्त एक्सपेंशन देखने को मिला, 2.5% की तेज़ी आप यहाँ पे देख रहे हैं। आज लिकर काउंटर्स में से रैडिको खैतान लगभग 2.5% ऊपर है। इसके अलावा कुछ एक सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स जिसमें कि एरिस लाइफ साइंसेज और FDC लिमिटेड, यहाँ पे 2 से 2.5% की तेज़ी है। तो कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे एक अच्छा एक्शन है। सुज़लोन एनर्जी भी जो है आज थोड़ी सी एनर्जी ज़रूर दिखा रहा है, 1.5% की यहाँ पे मजबूती है। पर कुछ गिरने वाले शेयर्स पर भी आप नजर डाल लीजिए। पिलामल एंटरप्राइज, यहाँ पे 3.5% की गिरावट हमें आती हुई दिख रही है। साथ ही गोदरेज कंज्यूमर्स, नतीजे अच्छे
पेट फूड कारोबार में कंपनी ने एंट्री ली, उसके बाद 3% का कट जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं। श्री सीमेंट की गिरावट जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। नतीजों के बाद कोई उत्साह आते हुए नहीं दिखा। 25,000 के भी लेवल जो है श्री सीमेंट तोड़ता हुआ दिखा है। और जितने भी ऑयल एंड गैस काउंटर्स जैसे कि ऑयल इंडिया, ONGC, ये सब आपको तेजी दिखा रहे थे, अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर गिरावट हावी जरूर हो रही है। 2 से 3% के कट्स आप इन काउंटर्स में देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल काफी मिक्स ट्रेड है फिलहाल के लिए। बढ़ने वाले शेयर्स में कुछ एक और काउंटर्स में हाईलाइट कर पाऊँ तो एक शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल्स, ये कंपनी है 6% ऊपर। और इसके अलावा जो है क्यूपिड जैसे काउंटर्स भी कुछ 5% की तेजी में है। पर ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो मिक्स्ड कारोबार फिलहाल आते हुए दिख रहा है। पर खास तौर से BSE पर नजर रखिए, वहां पे काफी शानदार एक्शन है। पर चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे हमारे एक्सपर्ट से लेना उनके ओपनिंग ट्रेड्स। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं। बाजार में कमजोरी है। निफ्टी ने हालांकि हरे निशान में निफ्टी बैंक ने हरे निशान में शुरुआत की थी, वो भी आपको लाल निशान में फिसलता हुआ दिखेगा, लेकिन 50,100 के आसपास है। एडवांस डिक्लाइन बराबरी का मामला अभी रस्साकशी चल रही है और उसकी वजह यह है कि एशियन मार्केट्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है और वो भी कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों को सपोर्ट कर रही है। अदरवाइज अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वो ज़्यादा नीचे था। लेकिन चलिए, अपने एक्सपर्ट्स हमारे तैयार हैं आपके लिए बाजार के इस शुरुआती सत्र में मौके खोज कर। और शुरुआत करेंगे प्रशांत जी आपसे। बताइए आपका सौदा कौन सा होगा? अभिषेक जी, मुझे यहाँ पे बेस्ड ऑन द ओपनिंग जो स्टॉक एक डिसेंट लेवल पे लग रहा है वो होगा टाइटन। ये ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करेंगे, बट ये थोड़ा अभी 3,340 चल रहा है। आइडियल जोन होगा 3,325, 3,325 यहाँ पे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 3,285, 3,285। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 3,425, 3,440 का। ठीक है, टाइटन हालांकि शेयर ऊपर है। आज हमारे एक एक्सपर्ट ने इसको शॉर्ट की सलाह दी थी, आयुष का शायद ये ट्रेड था, लेकिन आपके लिए कंडीशन अप्लाइड है। ये कंडीशन आप ध्यान रखिए, तभी खरीदिएगा। टाइटन को खरीदना है आपको 3,325 के आसपास, 3,340 का भाव है। 15 रुपये नीचे आ जाए तो आपके लिए मौका बनेगा। 3,285 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है टाइटन के शेयर में। ये आपके लिए एक सौदा। इस बीच प्रोटीन GOV, इसके देखिए ब्लॉक डील की खबर आई है। 3% की इक्विटी एक्सचेंज हुई है, 2% शेयर नीचे ये कारोबार कर रहा है, इस पर आप नजर रखिएगा। लेकिन किरण जी, आपका ट्रेड कौन सा है? सो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें हम तो फ्रंट लाइनर में कहीं ना कहीं हम सेल ऑफ देख रहे हैं, लेकिन काफी मिड कैप काउंटर है जो एक अच्छे ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। तो एफ हमारा रहेगा FFL। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे एफएल इंडिया का, तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं 1400-1500 के बीच में अच्छा खासा एक कंसोलिडेट हो चुका है। अब आज के सत्र में अभी देखोगे आप तो 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी मूव आ सकती है इंट्राडे, और एज वेल एज इसको BTST भी आप कर सकते हो। तो एफएल आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए। जो स्टॉप लॉस हमें दिख रहा है वो 1470 का दिख रहा है और ओवरऑल 1600 तक के टारगेट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एफएल हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। ठीक है, एफएल इंडिया 1500 रुपये का भाव, 0.25% के आसपास की तेजी दिख रही है। यह आपके लिए ट्रेड करने की सलाह है। मयूर जी, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, देखिए मेटल्स में जो बाउंस आ रहे हैं या फिर जो एक्शन हो रहा है ना, बिल्कुल वो कह सकते हैं कि ट्रेडिंग वाली मेंटेलिटी वो है। अच्छा, इस बीच देखिए तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं RBI के हेडक्वार्टर से। आज RBI की पॉलिसी आने वाली है। 10 बजे RBI के गवर्नर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। ET न्यूज़ इस पर नज़र है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह और अंकुर मिश्रा वहाँ पर मौजूद होंगे और जो भी रेलेवेंट जो क्वेश्चंस होंगे बाजार से जुड़े हुए, आपके EMI से जुड़े हुए, वो सारे के सारे सवाल हम RBI गवर्नर से पूछने वाले हैं। लेकिन मयूर जी, मेटल के बारे में जरा व्यू दीजिए। क्या मतलब निवेश की सोचना बिल्कुल हम छोड़ दें, क्योंकि बिल्कुल ट्रेडर मेंटेलिटी वाले सारे के सारे स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है आई थिंक जो एक सस्टेन्ड रिकवरी है वो शायद बैक एंडेड आएगी बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जो चाइना की रिकवरी है वहां पे जो संकेत आ रहे हैं वो भी बैक एंडेड आ रहे हैं। तो काफी कुछ डिपेंडेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ चाइना रिकवर्स। और एक बार इनिशियल संकेत आने स्टार्ट हो जाएंगे तो रीस्टॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी जो LME प्राइसेस पे दिखेंगी।
and that can have a multiplier effect in terms of global demand also shaping up quite well, specifically European और North American markets में. तो कहीं ना कहीं शायद रेंज बाउंड है, मेटल प्राइसेस फेरस हो नॉन फेरस हो, इनपुट कॉस्ट अभी स्टेबल है, बट जैसे डिमांड वापस आती है तो इनपुट कॉस्ट भी बढ़ते हैं, ऑब्वियसली पास थ्रू हो जाता है प्राइसेस का. तो आई थिंक दो चीजों पे ध्यान रखूंगा, एक आई थिंक चाइनीज रिकवरी और दूसरा रेस्ट ऑफ द ग्लोब में डिमांड डायनेमिक्स कैसे वापस आ रहे हैं, जो मुझे लगता है आई थिंक बैक एंडेड होंगे बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. तो ट्रेडिंग मौके जरूर रहेंगे काउंटर्स में. इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है अभी भी आई थिंक 1 से 2 तिमाही the sector is still away from a genuine earnings recovery to start taking place. मेटल्स को लेकर ये व्यू, पॉलिसी आने में सिर्फ उसकी कवरेज स्टार्ट होने में इनफैक्ट 18 मिनट का समय रह गया है. हमारे साथ एक बड़ा ही विस्तृत पैनल जुड़ेगा जिसमें कि इकोनॉमिस्ट होंगे, मार्केट के बड़े दिग्गज होंगे, बैंकर्स होंगे और इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी होंगे, खासतौर से एनबीएफसी स्पेस से. तो बहुत ही शानदार एक कवरेज होगी. डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. पॉलिसी को लेकर, पॉलिसी के आगे के गाइडेंस को लेकर तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. ये तमाम मेहमान होंगे. दीपक अग्रवाल होंगे कोटक एएमसी से, सक्सेना होंगे स्पंदना स्फूर्ति से, इंडिया रेटिंग से सुनील कुमार सिन्हा होंगे, अजय कमल भी होंगे. अच्छा, एक सवाल प्रशांत जी आपसे हमें जानना है. कल हमने एसबीआई को देखा कि 800 रुपये पर एग्जैक्टली आकर उसने सपोर्ट लिया और 809 रुपये के आसपास से क्लोजिंग थी. आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक रेंज बाउंड शुरुआती अभी इसकी चाल है. एसबीआई को और एचडीएफसी बैंक दोनों के बारे में व्यू दीजिए. क्या 800 के आसपास एसबीआई आए तो बाय बनता है और 1600 के पास एचडीएफसी जब भी आए वहां पर बाइंग करनी चाहिए? जी, एचडीएफसी बैंक मुझे लग रहा है 1590 स्पॉट क्लोजिंग के हिसाब से एक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता है कैश में. एसबीआई में अभी अवॉइड करूंगा. मुझे चाहिए कि स्टॉक कंफर्टेबली 825 के ऊपर क्लोज हो कम से कम एक दिन, उसके बाद मैं यहाँ डिसीजन लूंगा. मैं एसबीआई से फिलहाल दूर रहूंगा. एचडीएफसी बैंक एक्यूमुलेशन श्योरली किया जा सकता है. ठीक है, 2-4 चीज़ें मैं आपको और नोटिस कराता हूँ. देखिए, निफ्टी के अंदर अभी भी रिकवरी बहुत फास्ट नहीं हो रही है और अभी भी 65 पॉइंट की गिरावट है. बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा था, वो भी अभी लाल निशान में वापस आ चुका है. 50,000 के लेवल के आसपास ही खड़ा हुआ है. दोनों बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पे हैं. 24,200 गया तो आप 100-200 पॉइंट का रास्ता खोल दोगे. अगर 50,000 बैंक निफ्टी का गया तो करीब 100-200 पॉइंट का और रास्ता खुल जाएगा. वापस हम पैनिक लो टेस्ट करने के लिए पहुंच सकते हैं. और इसमें सबसे बड़ा जो कंटेंडर है जो बाज़ार की अभी हेल्प नहीं कर रहा, वो शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़. आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी भी 13 रुपये नीचे है और ये 3,000 रुपये के ऊपर नहीं आ रहा है. 29,000 को अगर 2900 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो एक और छोटा सा डेंट ये भी मार्केट को देने के लिए अपने आप में सक्षम है. तो ये भी बाजार को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है. एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैं आपको दिखाता हूं जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखेगी. वहां पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको लॉन्ग 31, कवरिंग वाले 3, यानी कि कुल मिला के 34-35 शेयर ही मिलेंगे जो इस समय बढ़कर कामकाज कर रहे हैं. ये देखिए आपको 35 शेयर दिख गया स्क्रीन पर और डिक्लाइंस ज़्यादा हैं. तो आज शुरुआत में क्या हो रहा है कि एनएससी और बीएससी ओवरऑल मार्केट आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जहाँ से इंडेक्स मैनेजमेंट होता है यहाँ से करीब 200 शेयर जहाँ पे 90% पैसा चला जाता है मार्केट का, वो 190 शेयर्स में से 140 शेयरों का पार्टिसिपेशन नहीं है. तो क्या समझे? तो यही समझना है कि बाजार में या तो अभी वेट एंड वॉच करो और लेवल्स को थोड़ा और पक्का होने दो, उसके बाद थोड़ा पुल बैक का प्ले देखना. अभी जल्दबाजी में ना उतरो, अभी उतना ठीक नहीं है मार्केट, जैसे हम आपको कई बार नोटिस करवा रहे हैं. और आपको देखो कोई भी मेहमान आपको ऐसा बताएगा भी नहीं कि एकदम से आप सारे ट्रेड पे आ जाओ. धीरे धीरे करके एक पॉलिसी को और निकल जाने दो. मेरे हिसाब से पॉलिसी आज नो इम्पैक्ट वाली बनेगी. ये कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ चर्निंग को थोड़ा स्पीड अप कर सकती है और कुछ भी नहीं होगा. रेंज में रह सकता है मार्केट आज फिर से, जो बड़ी रेंज मैंने आपको नोटिस करवाई हुई है. देखते हैं क्या होगा. अभी बाजार धीरे धीरे करके खिसक रहा है और ये पूरा का पूरा पॉलिसी का पैनल अब आपके सामने. पॉलिसी का पोल भी हमने किया हुआ है, उस पोल के तहत तो ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं. 3-4 पॉइंट जब पॉलिसी आएगी तो उसमें मिस्टर गवर्नर बोल रहे होंगे, हम नीचे ग्राफिक्स में छाप रहे होंगे और साथ ही साथ साइड में भी ग्राफिक्स दिखाएंगे. उसी में ही से आपको पता लगेगा. और मार्केट रिएक्शन के लिए आप कुछ मत करना, सिर्फ एक बैंक को लगा के रख लो. बैंक निफ्टी ऑल्दो अपने आप में स्ट्रांग है, बट देखते हैं पॉलिसी क्या इंपैक्ट लेके आती है. जरा दिखा दीजिए सारे पॉलिसी वाले ग्राफिक्स भी, कि पॉलिसी से पहले थोड़ा आइडिया लग जाए. मान लो कोई अभी जुड़ा है तो उसको पता लग जाएगा ना कि हाँ पॉलिसी को लेकर हमारा पोल या हमारी जानकारी या हमारी रिसर्च वो क्या क्या कह रही है. स्टॉक स्पेसिफिक और हो जाते हैं थोड़ा आगे. आज के लॉन्ग और शॉर्ट शेयर जरा चेक करवाते हैं कहाँ पे कैसी कैसी पोजीशंस बन रही हैं. जरा दिखाइए. आज का शेयर है, वॉल्यूम नहीं दिख रहा आज. पेडिलाइट में दिख रहा है करीब 3% वॉल्यूम भी है, 3% का ओआई भी है, प्राइस एक्शन भी है. एक बार प्रशांत जी चेक करना. पेडिलाइट आज शॉर्ट तो नहीं करना, ये तो समझ में आ रहा है. लॉन्ग करना है कि नहीं करना सर?
तो डिम्पी जी यहाँ पे थोड़ा प्रीएम्प्ट करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? कल की वॉल्यूम और आज फॉलो थ्रू मुझे लग रहा है इसके शायद नतीजे आए थे, मुझे श्योर नहीं है। बट 3250 पे चल रहा है। सिर्फ 3230 के नीचे 3225 यानी 1% से कम रिस्क लेके आप एंटर कीजिए। ये अगर ब्रेकआउट सस्टेन करे तो ये एक रेंज ब्रेकआउट होके आपको जो डेप्थ है वो रेप्लिकेट हो सकती है और करीबन आप पोजिशनली 3400 तक भी जा सकते हो। तो रिस्क बिल्कुल लेने लायक है। हार्डली 30-25 पॉइंट की रिस्क है 1% और उसके सामने रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से एक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता है, बाइंग शुरू की जा सकती है। बट स्टॉप लॉस ठीक रखिए, स्पॉट क्लोजिंग 3225। एक जरा शेयर दिखाना पीएनबी गिल्ट के नाम से है। वो टिपिकली पॉलिसी से पहले एक्टिव हो जाता है अगर कुछ भी बॉन्ड मार्केट को लेकर या फिर चिंता कुछ भी आती है तो पीएनबी गिल्ट के नाम से एक शेयर होगा। है क्या आपकी स्क्रीन पर? एक बार ज़रा दिखाएंगे पीएनबी गिल्ट्स। यस, ये रहा 123 रुपये का है। अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर है, मूव वगैरह बढ़िया है, वीकली चार्ट भी अच्छा है इसका, 123 पे चल रहा है। एक बार किरण सर आप इसको चेक करेंगे पीएनबी गिल्ट को, कोई ट्रेड बनता है आज का? मैं सिर्फ पॉलिसी इम्पैक्ट देख रहा हूँ और कुछ भी नहीं। एमबी गिल्ड्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक डेफिनेटली क्लासिकल टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से उसने रिटेस्ट किया है अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल को। कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, मल्टीपल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। तो 120 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और लॉन्ग कीजिए। अगर 120 का लेवल नहीं टूटता है तो ऊपर में 140 तक वापस से आने की गुंजाइश रखता है। तो डेफिनेटली 120 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस पे सिर्फ पॉलिसी को ध्यान में रखते हैं उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। मैं वजह आपको बताया तो देखिए चार्ट पे मैंने भी वो ड्रॉ कर दिया है। एक 50 दिन की एवरेज है जिसका बहुत बढ़िया से इसने बेस बना दिया है और एक पुल बैक भी आपको दिखा सकता है। पुल बैक कोई बड़ी बात नहीं है कि 130-35 तक भी चला जाए। तो फिलहाल अभी 125-60 पे आ चुका है, 1.5% है। हमने जब इस शेयर का आपको सामने रखा था उस समय इसकी कीमत थी 124 रुपये और ये चार्ट भी दिखा रहे हैं। हमारा तो सिंपल सा मानना है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने सामने पे दिखाओ हर चीज़। कोई आगे पीछे क्या कि हमको यहाँ से पता लगा, हमको वहाँ से पता लगा। सर हमको कहीं से पता नहीं लगा, ये तो हम कई साल से देखते आ रहे हैं। चार्ट हमने देखा, हमको लग रहा सपोर्ट बन रहा है, चलो भी पूछ लेते हैं एक बार, काम आ जाएगा। यही हमारी इंटेलिजेंस है। मेरे पास कोई मैंने फ़ोन करके किसी ने पूछा अच्छा पीएनबी गिल्ड चलेगा क्या, आज मैं देख लूँ। हमें मानना है कि हमारे एक्सपर्ट्स ही अपने आप में एक्सपर्ट्स हैं। मैं दूसरे बगले क्यों झाँकूंगा जाके, जब मेरे अपने एक्सपर्ट्स ही अपने आप में सक्षम है हर चीज़ बताने के लिए और हम चीज़ आपके सामने रखने के लिए। अभी 126 रुपये हो चुका है। बट मैं फिर से बोलूँगा आप ना बड़े सेलेक्टिव रहिए शेयर्स के अंदर, आपका काम बनता जाएगा। यही मार्केट है जहाँ पे थोड़े प्रोफेशनल लोगों का अच्छा मूव आता है। एक शेयर मैं आपको और ज़रा नोटिस करवा देता हूँ, ज़रा आप वो भी देख लीजिएगा। मैं बड़े शेयर्स में नोटिस करा रहा हूँ। पिरामिल एंटरप्राइजेस 3% आज फिर से टूट गया। ये 1000 के ऊपर जाता है, ना जाने इसको क्या हो जाता है। मयूरेश सर एक बार ज़रा आपकी रिकमेंडेशन तो PEL पे, पिरामिल एंटरप्राइजेस पे कुछ हो रहा है। ये वॉल्यूम और इसका प्राइस एक्शन दिखा रहा है लेकिन वो पक्के से नहीं हो रहा। 1000 के ऊपर जाते ही शेयर को पनिशमेंट मिलती है। पिरामिल एंटरप्राइजेस PEL दिखाना। डिम्पी जी आई थिंक नंबर्स पैची रहे हैं, तो कैसे परफॉर्मेंस रहता है इनका? जो अधिग्रहण किया था दीवान वाला चीज NBFC के ऊपर, वहां पे क्या बैलेंस शीट डायनेमिक्स उभर के आती है? बाकी के धंधों में क्या उभर के आ सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग स्टेबिलिटी? आई थिंक अर्निंग स्टेबिलिटी काफी वॉलेटाइल है पिरामिड एंटरप्राइजेस की और इसलिए आई थिंक स्टॉक ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। तो मुझे लगता है आई थिंक आई स्टिल वेट आउट फॉर नंबर्स टू हैव सम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी। थोड़ी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए नंबर्स में, जाके एक स्कोप मिले एक री रेटिंग का फॉरनेस्ट। नहीं ठीक है, थोड़ा मैं पॉइंट आपका टेकन है सर, थोड़ा समय चाहिए। आप ये कह रहे हैं कुल मिला के सारी बातों का, आप ये कह रहे हैं कि हर चीज़ में समय चाहिए इनको, इनके बैलेंस शीट में, इनके बिज़नेस में, इनके बिज़नेस की और बढ़ोतरी में और कुछ बड़े कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में, ये सारी चीज़ों का इनको समय तो खैर लगेगा ही और चाहिए भी होगा। ठीक है, एक दो शेयर मैं आपको और नोटिस करा देता हूँ। जैसे मैंने आपको सुबह वैंकीस भी कराया था, करीब 5% ऊपर होगा। एक बार ज़रा दिखाना वैंकीस करीब कितने परसेंट ऊपर है? % होना ही चाहिए अभी भी। नेटको फार्मा आपको फिर से दिखाता हूँ, ये 1.5% ऊपर है नेटको फार्मा भी। स्पीड से हमारी वैंकीस प्रोड्यूसर साहब, VENKEYSI इसकी स्पेलिंग। वैंकीस भी दिखाओ, VENKEYS। ये देखिए ये 5% ऊपर आ चुका है। सुबह आपको हमने ये अवनी भट्ट से भी पूछ के बताया था, वो तो कह रही 2900 तक जाएगा। हालांकि ठीक है जाए, मैं तो चाहता हूँ चला जाए, लेकिन आप कुछ भी ना करें तब भी शेयर अच्छे पकड़ गए तो काम बन जाएगा।
HDFC बैंक एक बार दिखाओ, 1600 के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, मामूली हरे निशान के साथ है। 81 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में आज गिरावट थोड़ी कम है, 13 ही पॉइंट की है। आई रिपीट माई वर्ड्स, SBI की जब पॉलिसी आ रही होगी, अगर किसी को कोई भी एक्सपेरिमेंट तेज़ी का करना है तो निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी पे पहले ही करना, अगर करना है तो। ये भी कंडीशन अप्लाइड है। मेरे हिसाब से इवेंट लेस होने जा रही है, आगे देख लेते हैं। मिस्टर गवर्नर 9 मिनट के बाद बोलना शुरू ही कर देंगे तो फिर सोच भी लेते हैं। एक काम करते हैं, महेश भाई से एक टेक भी ले लेते हैं। महेश जी, एक चीज़ बताइएगा, क्या चीज़ लीक से हटकर बोल सकते हैं मिस्टर गवर्नर? वो वही बोलेंगे ना, इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, वो ब्याज दरों में कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा पोल बता रहा है। बहुत सारी चीज़ें पहले से ही हैं मार्केट के अंदर, ग्राफिक्स दिखाइएगा सारे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी आपको सेंस लगता है कि ये अगर आएगा तो रिएक्शन आएगा, ये नहीं आया तो रिएक्शन आएगा? पॉलिसी होगी, और एब्सोल्युटली राइट, कुछ आउट ऑफ द ब्लू आने की कोई प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ये पॉलिसी में। जो नॉर्मल डेटा पॉइंट्स RBI मॉनिटर करता है इकोनॉमी को लेके, लिक्विडिटी को लेके, ग्लोबल मार्केट्स को लेके, इन्फ्लेशनरी डेटा पॉइंट्स को लेके, ये सारी चीजें आई थिंक गवर्नर साहब दोहराएंगे। हाउएवर मॉनसून्स हैव बीन गुड, तो आई थिंक जो फूड इन्फ्लेशन का एस्पेक्ट है उसमें आई थिंक थोड़ा एक पॉजिटिव कमेंट्री आ सकती है। ग्रोथ को लेके शायद पॉजिटिव कमेंट्री आ सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो भी कमेंट्री आएगी ग्रोथ ओरिएंटेड पॉजिटिव कमेंट्री रह सकती है। क्या कंप्लीटली डबिश होगी? आई डोंट थिंक सो, but I think it should be towards the side of dovish. So I think commentary should be relatively positive this time around as far as the governor statements are concerned. बाकी I think जो बाजार मान के चल रहा है, I think status को एक जो निर्णय हो सकता है रेट को लेके वो रहेगा. But I think statements will be taken positively by the market in general. 82 पॉइंट का नुकसान इस समय आपको देखने को मिल रहा है, और निफ्टी बैंक के अंदर भी 35 पॉइंट का नुकसान है। थोड़ा विक्स आज बढ़ गया है वापस से 3%, और सिर्फ पॉलिसी का इम्पैक्ट के लिए। हालांकि 3% की कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी 3% गिरते हुए मार्केट विक्स के अंदर रुक जाना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए पॉलिसी को निकाल देना चाहता है, और आप पॉलिसी पे इंडिया विक्स भी अपने ना जस्ट एरो लगा के रखिएगा। आप 2 चीज़ें लगा लेना, हाँ, जब आप पॉलिसी सुन रहे होंगे। पहला लगाना निफ्टी बैंक, दूसरा लगाना इंडिया विक्स। इंडिया विक्स गिर रहा है, निफ्टी बैंक में थोड़ी भी स्ट्रेंथ आ रही है, छोटा सा स्टॉप डालो, बाय कर दो, छोटा सा स्टॉप डालो, बाय कर लो। इंडिया विक्स बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, कुछ मत करो, छोड़ दो। बाजार को और नीचे जाएगा, हो सकता चला जाए, आप उसको वेट करना। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप दोनों चीज़ें लगा लेना। आप ये जो स्विंग ट्रेडर्स हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं खुद अपने आप को एक स्विंग ट्रेडर के तौर पर देखता हूँ, और मेरी सारी रिसर्च, मेरी सारी पढ़ाई उसी स्विंग को लेकर होती है। इंट्राडे मेरे को भी मालूम है पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखते हैं, वो भी एक बार आप समझ लीजिए ठीक पॉलिसी से पहले। तो आज बातचीत करने के लिए अजीत मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सर नमस्ते, जरा बताइए कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड है आपका? गुड मॉर्निंग डिम्पी। सो डिम्पी देखिए, टसल अभी भी चल रहा है कि मार्केट रिकवरी को स्ट्रेंथन करेगी या फिर ये दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो इसके बीच में मेरे हिसाब से अभी भी डिफेंसिव पे रहना ज़्यादा समझदारी है, और जब तक कि हम एक क्लैरिटी नहीं देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड होने वाला है, और डिफेंसिव परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। HUL मुझे लगता है कि ऐसा कैंडिडेट है जहाँ पे कि आप एक कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ट्रेंड में, एक अप मूव के बाद एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट, तो वैसा ही कुछ ट्रेंड आप देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पे है, और मुझे लगता है कि यहाँ से अभी स्ट्रेंथ और इसमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो 2760 वाली जो कॉल करीब 43 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 60 तक के टारगेट्स के लिए 34 के स्टॉप के साथ। ओके ठीक है। HUL आप थोड़े डिफेंसिव भी हैं, और मेरे को समझदारी भी लगती है कि देखिए, ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको 10 से लेके 12 बजे पैसा कमाना है। किसी पंडित ने थोड़ी कहा है आपको, आप आगे पीछे करके कमाओ, निकल जाने दो पॉलिसी का इम्पैक्ट, और इसमें डिफेंसिव शेयर रहने में कोई दिक्कत नहीं लगती मेरे को। हाँ, कल से HUL के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई थी। कल मैंने उसको चेक किया था, कल वो लाल निशान में था, लेकिन आज शुरुआत में HUL फिर से ठीक दिख रहा था। तो जब तक आपको डिफेंसिव शेयर्स पूरी तरह से प्रॉब्लम से हट नहीं जाते ना, पूरी तरह से इनका साथ मत छोड़ो। कम भले वॉल्यूम कर दो, भले ऑप्शंस के ट्रेड लो, छोटे छोटे ट्रेड लो, लेकिन इन्हीं से ही जुड़े रहो।
तो फिर क्या होगा, आपको सेफ्टी भी मिलेगी और बाज़ार का फ्लेवर भी मिलेगा। ये कॉल आपके सामने रखी हुई है, 27.60 की कॉल खरीदने की रिकमेंडेशन है, 43 रुपये में, 60 का टारगेट, 34 का स्टॉप लॉस है। कैलकुलेशन 5000 2000 की लगी हुई है, पर लॉट की है, और मेरा मानना एक ही लॉट लेना चाहिए फिलहाल अभी, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अजीत सर ने बड़ी मेहनत करके आपके लिए ये पॉइंट नोटिस करवा दिया। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, 10 में से 9 लोग इसलिए पैसा गंवाते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे इग्नोरेंस ले आते हैं, तो इसलिए इस तरह का लॉसेस होता है। अदरवाइज़ वैसी कोई दिक्कत नहीं है डेरिवेटिव्स में। आगे बढ़े, आप पॉलिसी आने में सिर्फ 4 मिनट का समय रह गया। एक काम करते हैं, प्रशांत सावंत से और ज़रा पता कर लेते हैं उनकी रीडिंग क्या अभी तक की मार्केट की। प्रशांत जी ज़रा बताइए सर। तो डिम्पी जी, जैसे देख रहे हैं कि एक नर्वसनेस है जो एक्सपेक्टेड थी, और इंडिया विक्स भी थोड़ा लेवल 16 17 16.5 के आसपास है, बट मुझे लग रहा है कि निफ्टी के लिए अहम होगा अभी आज के हिसाब से नहीं, बट पोजिशनली, कि हम 24,400 स्पॉट के ऊपर क्लोज हो, तो हम कह सकते हैं कि एक बेस बनने की कोशिश हो रही है। अभी अगर हम देखें तो तीनों दिन इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है। जो पिछले 3 दिनों पहले जो 2 दिनों का एक्शन हुआ, कल भी और आज भी हम उसके अंदर ही कामकाज कर रहे हैं, और आज एक क्लियर नर्वस हुआ। जैसे आपने कहा कि निफ्टी से ज्यादा बेहतर डेफिनेटली अब बैंक निफ्टी लग रहा है। हम करीबन 50,100 50,090 के बीच में काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे 49,800 49,800 शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और 49,600 550 ये पोजिशनली बहुत अहम सपोर्ट्स है। आज अगर ये होल्ड होते हैं दोपहर को, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी बाइंग या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो ध्यान यहाँ पे ज्यादा रखना चाहिए। निफ्टी में अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, डन। मेरा भी सर यही मानना है, जैसे आपने एग्जैक्टली कहा, हम भी बैंक निफ्टी पे ध्यान रखे हुए हैं, और आप ट्रस्ट मानिएगा, मैं बैंक निफ्टी को अपने टर्मिनल पे थोड़े बोल्ड लेटर्स में मैंने रख दिया है। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक